हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस न्यू क्लास। साथियों, आप सभी का स्वागत है आर ओ के पीवाईक्यू एनालिसिस की इस नए क्लास में। ये क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मुख्य परीक्षा का जो 2017 का पेपर है उसके हैंड रिटन नोट्स को डिस्कस करेंगे, शॉर्ट नोट्स। ये क्लास आप सभी को बहुत पसंद आ रही है और आप सभी इसको काफ़ी अच्छे से देख रहे हैं और आपके लिए हेल्पफुल भी है। ध्यान दीजिएगा, इसमें सारे सब्जेक्ट्स कवर है। इस पेपर में जो भी अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं उन सारे सब्जेक्ट को हम कवर करते हैं। और आपको बता दें कि इससे पहले मेंस 2000 पेपर 16, 21 और प्रीलिम्स 2023 का पेपर कराया जा चुका है। प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाके वहाँ पे वीडियो ढूंढिए और उसको पीवाई के शॉर्ट नोट्स वाले सारे क्लास को कर डालिए। जो साथी नए हैं उनको बता दें टेलीग्राम से ढूंढना ना भूलिएगा। टेलीग्राम पर करंट अफेयर प्रैक्टिस बैच चल रहा है, हाइयो के एकदम लेटेस्ट पैटर्न पर है। उसकी क्लास आ चुकी है, हम आपको दिखा दिए क्लास किस तरीके से क्वेश्चन की उसमें प्रैक्टिस कराई जा रही है। तो जो साथी नए हैं उसे ढूंढना ना भूलिएगा, क्योंकि करंट अफेयर आपकी परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है। जो साथी नए हैं उनके लिए एक और सूचना कि जो क्लासेस यहाँ पर है, एक एक क्लास यहाँ की देख डालिएगा। हर क्लास से आपको प्रश्न देखने को मिलेगा और कोशिश किया जा रहा है जो इंपॉर्टेंट डे वाइज टारगेट आपको दिया गया है इंपॉर्टेंट, वो आपको डेली कराया जा रहा है। टेस्ट सीरीज है उसको भी करते चलिए, यूपी स्पेशल करते चलिए। और आपका कोई भी डाउट है उसको कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। आइए चलिएगा स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास को। आर ओ मेंस 2017 यहाँ से हम लोग देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले इसमें जो प्रश्न क्या यहाँ पूछा गया था मेंस के हैंड रिटन नोट्स में। तो पहला पॉइंट कह रहा है कि पुरातात्विक स्थल दिया था और खोजकर्ता। आप साथियों को पहले से ये बात पता है कि मेंस में जो है आर के इसमें ज़्यादातर सवाल जो आपके सुमेलित करने वाले, ठीक है। मिलान कीजिए निम्नलिखित में कौन सही है, या सूची को क्रमबद्ध करने वाला, इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। इसी तरीके से पूछा गया है पुरातात्विक स्थल, एक तरफ दिया हड़प्पा, हस्तिनापुर, तक्षशिला और कौशाम्बी। तो खोजकर्ता का नाम बताना है। तो अब ध्यान दीजिएगा कि अब जब आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो इस पॉइंट से प्रश्न पूछा जा रहा है, यानी जो स्थल है, ये आपको हम इंपॉर्टेंट टॉपिक में भी दे चुके हैं। जो स्थल है उसके खोजकर्ता, कुछ स्थल जो वहाँ से कौन कौन से सामान मिले हैं, ठीक है, वो कौन सी नदी के किनारे हैं, ये सब सारे पॉइंट्स आपको ध्यान में रख के चलना है। हड़प्पा की बात करेंगे दयाराम शाहनी के द्वारा इसका खोज किया गया था। दूसरा है हस्तिनापुर, तो बीबी लाल के द्वारा इसको खोजा गया। तीसरा पॉइंट है तक्षशिला, तो जॉन मार्शल के द्वारा इसको खोजा गया। और कौशाम्बी जो है एनजी मजूमदार, ठीक है, इनके द्वारा ये खोजा गया है। आगे बढ़ेंगे, फिर से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आ रहा है जिसको मैं बार बार हर क्लास में रिपीट कर रहा हूँ कि महाजनपदाज और उनकी राजधानी एकदम आपके जुबान पे रटा होना चाहिए। खास करके यूपी के जो है, उत्तर प्रदेश में जो 8 महाजनपदाज रहे उनको आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। तो फिर से यहाँ पूछा है अंग, उसकी राजधानी चंपा। वत्स की बात करेंगे तो कौशाम्बी इसकी राजधानी हो जाएगी। मत्स्य की अगर बात करेंगे महाजनपदाज, तो इसका विराटनगर हो जाएगा। अगर देखेंगे अगला पांचाल, तो अहिच्छत्र इसका हो जाएगा। कौशल का श्रावस्ती। अब देखिए यहाँ पे आपको 5 नाम दिख रहा होगा, तो ये इस टाइम जब पूछा था तो कैसे दे दिया था, कौन सुमेलित नहीं है। एक जो उसमें गलत था वो 4 ऑप्शन और एक दूसरा वाला भी सही करके आप पे कंप्लीट 5 पॉइंट आपको दे दिया गया है। यानी जो गलत है वो भी उसको सही करके इसमें आपको दे दिया गया है। अगला पॉइंट जो पूछा था महावीर स्वामी से रिलेटेड, ये देखिएगा महावीर स्वामी, ठीक है। ये जो है इनका जन्म आप जानते हैं वैशाली के पुंडलग्राम में हुआ, और ये जब उसको ज्ञान के सर्वोच्च ज्ञान की प्राप्ति कर लिए जो कैवल्य की, तो कैवलिन कहलाए ये। और जो कहाँ पे इनको ये ज्ञान मिला था, तो जिम्बिका ग्राम है जो, वहाँ पे रिहिपालिका नदी है, ये नदी का नाम याद रखिएगा। और साल वृक्ष के नीचे इनको जो है कैवल्य की प्राप्ति होती है, जो इनको ज्ञान प्राप्त होता है। तो सिंपल से यहाँ से प्रश्न को यदि स्टेटमेंट बना के भी पूछ लेगा कि इनको किस नदी के किनारे, तो जो पालिका नदी है इसके निकट जो है साल वृक्ष के नीचे इनको कैवल्य की प्राप्ति हुई थी, ठीक है। और इनका जन्म वैशाली कुंडलग्राम आप जानते हैं। आगे बढ़िएगा, देखिएगा अगला प्रश्न कुछ शासक दिया था और उनके वंश को मिलान करना था, ठीक है। तो सूची 1 सूची 2 हो गया। ये डिमेट्रियस की बात करेंगे तो ये हिंद यूनानी शासक था। और रुद्रदामन को आप जानते हैं, ये शक के एक महान प्रतापी शासक रहे रुद्रदामन। गोंदो फर्निच की अगर बात करेंगे साथियों, गोंदो फर्निच से ध्यान, ये पल्लव वंश के शासक थे। और विम कडफी जो फिशस है ये कुषाण वंशीय शासक है। अब देखिए ये शासक अगर आपसे पूछ लिए हैं कि तो पीवाईक्यू का पॉइंट, अब यहाँ से और आपको क्या ध्यान देना है, इन शासक से रिलेटेड कोई इंपॉर्टेंट अगर बैटल है, युद्ध है, इन्होंने कोई अगर इस तरह के सिक्के चलाए, कुछ ऐसा काम किया जो स्पेसिफिक है, उसको आपको अपने नोट्स में एड ऑन कर लेना है। यहाँ पे पीवाईक्यू बहुत सारा अगर ऐड करेंगे तो पीवाईक्यू से बहुत ज़्यादा अलग चला जाएगा पूरा टॉप। लेकिन थोड़ा थोड़ा जो मैं आपको हिंट दे रहा हूँ उस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। अगर आप इस तरीके से अपने नोट्स को अपडेट कर लेंगे
तो नो डाउट ये चीज़ आपको फिर से पुलिस में सीधे-सीधे प्रश्न के रूप में देखने को मिलेंगी। अगला पॉइंट कह रहा है कि सातवाहन युग जो है कथन कार्य वाला था कि ये दक्षिण भारत में जो है प्राकृत व संस्कृत दोनों ही भाषाओं का समान रूप से विकास हुआ। तो सातवाहन युग बेसिकली था क्या, तो देखिए इस सातवाहन जो युग है, इस युग की राजभाषा थी आपकी प्राकृत। क्या थी? राजभाषा थी प्राकृत। लेकिन इसमें स्पेशल क्या हुआ कि इसके जो प्राकृत भाषा है इसके साथ साथ जाकर आप देखें तो संस्कृत भाषा का भी समान रूप से विकास हुआ। ठीक है, समान रूप से विकास हुआ। तो ये चीज़ इसलिए क्योंकि जो सातवाहन के शासक थे, इन्होंने समान अवसर दिया इन भाषाओं को भी बढ़ने का, है ना, और उस भाषाओं में भी रचनाएं हुई। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, दोनों ही भाषाओं का विकास हुआ स्टेटमेंट में था। तो लग सकता था कि प्राकृत जब इनकी राजभाषा है तो संस्कृत का विकास कैसे होगा, लेकिन नहीं, उस समय जो भी इस तरह की भाषाएं थी उनका भी विकास हुआ सातवाहन वंश में। और उसी युग में अगर देखें तो, और इनकी राजभाषा प्राकृत आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला पॉइंट कह रहा है गुप्त शासकों का जो युग है उसको इतिहास में किस नाम से जाना जाता है। तो अगर गुप्त शासकों का जो युग है उसको इतिहास में स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। किसके लिए? तो सिक्कों के लिए, है ना, स्पेशल किसके लिए? सिक्कों के लिए। यानी गुप्ता जो शासक है उनका युग सिक्कों के अगर नजरिए से देखें तो इतिहास का स्वर्ण युग है। किसके नजरिए से? सिक्कों के। इस चीज में कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो सिक्कों के नजरिए से अब इन्होंने सिक्कों के लिए क्या किया, तो गुप्त शासकों ने जो है स्वर्ण मुद्राएं चलाई, चांदी के सिक्के चलाए। तो जो स्वर्ण मुद्रा थी उनको कहते थे दिनार। क्या कहते थे? दिनार। और जो चांदी के सिक्के थे इनको कहते थे रूपक। क्या कहते थे साथियों? रूपक कहते थे। अब देखिए यहाँ तो पॉइंट क्या क्या पूछ सकता है, अगर प्रश्न पूछे तो बन सकता है कि जो सिक्कों के लिए स्वर्ण स्वर्ण काल या स्वर्ण युग कौन सा युग रहा है, तो गुप्त शासकों का टेन्योर रहा है। गुप्त शासकों की जो स्वर्ण मुद्राएं थी वो उनको क्या कहते थे, तो उनको दिनार कहते थे। क्योंकि चांदी के सिक्कों को क्या कहते थे, तो रूपक कहते थे। ये सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखिएगा। अगला पॉइंट कह रहा है कि चांदी के सिक्के जारी करने वाला जो है प्रथम गुप्त शासक, ये जो है चंद्रगुप्त सेकंड। चंद्रगुप्त जो सेकंड है इसने चांदी के सिक्के जारी करने वाले प्रथम शासक गुप्त शासक रहा है। और चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य आप नाम भी जानते हैं। तो ये सारा पॉइंट ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, देखेंगे अगला पॉइंट। अगला पॉइंट वही युद्ध वाला दिया है। इसमें भी कई युद्ध है जो आपके रिपीटेड हैं, खास करके तालीकोटा का युद्ध और घाघरा का युद्ध, ये पहले पूछा जा चुका था। युद्ध दिया हुआ है, वर्ष दिया हुआ है। तो क्या प्रश्न बनेगा, या तो आपको मिलान करने को दे दे, या तो चारों युद्ध दे दे और आपको क्रम में सेट करने को दे दे। क्या करें? क्रम जो है इनका, है ना, काल क्रम में सेट करने को दे दे। चंदावर या चंदवाड़ का युद्ध की बात करेंगे 1194 ईस्वी में, ठीक है। तैमूर का आक्रमण कब होता है भारत में? 1398 ईस्वी में। तालीकोटा का युद्ध जो है आपका 1665 ईस्वी। घाघरा का युद्ध 1529 ईस्वी। अब देखिएगा जो साथी लगातार अगर पीवाईक्यू वाली क्लास कर रहे हैं उनको धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा कि प्रश्न कहाँ से बन रहे हैं पीवाईक्यू से, प्रश्नों का नेचर क्या है, यानी प्रकृति क्या है, किस तरीके के प्रश्न पूछ रहे हैं। तो जब आप फिर से अपने नोट्स को पढ़ते हैं, जो आपका नोट्स है या फिर कोई किताब है, तो वहाँ पे जैसे मान लीजिए युद्ध आया तो आपको दिमाग में रहेगा अच्छा इसका हमें डेट ध्यान रखना है। क्यों? क्योंकि कहीं अभी आगे प्रश्न पूछेगा तो क्रम सेट करने के लिए दे देगा, मिलान करने के लिए दे रहा है। तो प्रश्न का जो नेचर जब सामने रहता है तो पढ़ने में आपको चीजें अच्छे तरीके से ग्रैप्स होती है। वो चीज आपको ध्यान में रख के चलना है ना। और जो बाकी क्लास अगर जो लोग नहीं किए हैं वो क्लास को अच्छे से जरूर कर लीजिएगा। देखिएगा सूची 1, सूची 2 वल्लभाचार्य, ठीक है, पुष्टि मार्ग, है ना। रामानुज जो है वो विशिष्टाद्वैत से रिलेटेड, माधवाचार्य जो है द्वैत द्वैतवाद, और शंकर जो शंकराचार्य ये अद्वैतवाद, ठीक है। तो ये देखिए अभी इतना इंपॉर्टेंट है ये आरओ यारो मेंस में, यूपी पीसीएस प्रीलिम्स में, आरओ यारो प्रीलिम्स में, इवन तो जो आप यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम से उसमें, तो उसमें इस तरह के पूरा नहीं पूछता है, कोई एक लेके पूछ लेता है। जैसे मान लीजिए पूछे वल्लभाचार्य किससे संबंधित है, 4 आपके ये ऑप्शन बना के दे दिए तो उसमें से आपका पुष्टि मार्क, है ना। तो ये इतना इंपॉर्टेंट है कि ये आपको एकदम रटा होना चाहिए। ये चीज एकदम ध्यान रखिएगा, मैं फिर से बार बार बोल रहा हूँ। इसको जैसे तैसे करके आप समझ के रट के जैसे भी तैयार कर लीजिए। ये प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। मिलान में अक्सर फ्रिक्वेंटली ये प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला पॉइंट। अगला पॉइंट है कि बाबरनामा। ये बाबरनामा क्या है, तो इसका मूल शीर्षक अगर आप जाने तो ये तुजू के बाबरी, ठीक है, बाबर के द्वारा जो लिखी किताब थी, ये आत्मकथा है। मुगल बादशाह जो बाबर था उसकी ये आत्मकथा है। और इसकी जो ओरिजिनल भाषा है वो क्या थी, तुर्की भाषा थी। बाद में इसको अंग्रेजी में अनुवाद किया गया, तो अंग्रेजी में अनुवाद जो किया गया था उसी पे प्रश्न पूछा था। तो लेडन और रस्किन, इन दो व्यक्तियों ने इसको
इंग्लिश में ट्रांसलेट किया कब? 1810 में। ठीक है, 1810 में इसको ट्रांसलेट किया लेडन और रस्किन ने। तो सिंपल सा पॉइंट है, प्रश्न में सिर्फ इतना पूछा था कि जो तुझके बाबरी है उसका जो है इंग्लिश में अनुवाद किसने किया था। तो यहाँ पे 2-3 पॉइंट हम आपको जो ऐड किए हैं वो बता दें कि ये पहली चीज़ तो बाबर की आत्मकथा है ना, और ये बाबरनामा, इसका नाम एक बाबरनामा भी है, मूल शीर्षक इसका तुझके बाबरी, और भाषा याद रखिएगा इसकी तुर्की भाषा में ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो इतने सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखिएगा। अगला पॉइंट कह रहा है मुगल काल में राजा बनाने वाले नाम से प्रसिद्ध है, यानी जो किंग मेकर्स की भूमिका में कौन से मुगल में? तो सैयद बंधु। ये सैयद बंधु जो सैयद ब्रदर्स थे, इसमें हुसैन अली और अब्दुल्ला, ये दो नाम है। ये लगभग 1713 से 1720 तक ये फ्रिक्वेंटली जिसको चाहे उसको राजा बना देते थे। ठीक है, तो ये राजा बनाने की भूमिका में बहुत प्रसिद्ध थे इतिहास में, है ना, सैयद बंधु। और इनका नाम याद रखिएगा, एक का नाम हुसैन अली और दूसरे का नाम अब्दुल्ला। ठीक है, ये दो नाम है, याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला पॉइंट जो प्रश्न पूछा था, दारा सिकों को दफनाया गया था कहाँ पर? तो दिल्ली में। दारा सिकों को दफनाया गया था कहाँ पे? दिल्ली में। इसकी हत्या करा दी गई थी, हत्या करा दी गई थी 1659 में, देखेंगे आप, औरंगजेब के द्वारा। ठीक है, औरंगजेब के द्वारा इसको कराया गया, औरंगजेब फिर से राजा बनता है। तो ये ध्यान दीजिएगा, सिंपल सा बहुत छोटा प्रश्न था, कहाँ दफनाया गया था ये पूछ लिया था। अगला प्रश्न है घटनाओं का कालक्रम अरेंज करने वाला भाई, तो सिर्फ घटना दिया था, जैसे दौरा या दोहरिया का युद्ध, डेट तो नहीं देगा वहाँ पे क्योंकि आपको अरेंज करना था। चौसा का युद्ध, कन्नौज का युद्ध, और एक और युद्ध है सामूगढ़ का। ठीक है, सामूगढ़ का युद्ध। तो यहाँ पे जो चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि दौरा जो या दोहरिया का युद्ध जो आपका 1532 ईस्वी में होता है, हुमायूं और अफगान के बीचों में। ठीक है, चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी, शेर शाह और हुमायूं के बीच में होता है। ये प्रश्न देखिए, अगर पिछला PYQ आप लोगों ने किया है तो उसमें देखिएगा चौसा का युद्ध भी आ चुका है, कन्नौज का युद्ध भी आ चुका है। अब कहीं ना कहीं ये मिलान मैच करने में दो युद्ध आया। पुराना अगर PYQ आप किए होते तो यहाँ पे जो है अगर आप देखें ये 2 पॉइंट आप अच्छे से कर ले जाते हैं। तो इसमें कन्नौज का युद्ध ये भी शेर शाह और हुमायूं के बीच में होता है, 1540 ही है। सामूगढ़ का युद्ध है जो 1658 ईस्वी में होता है। इस युद्ध को अगर बात करेंगे, ये युद्ध क्या है, तो शाहजहां के जो पुत्र थे उनके बीच में बैटल ऑफ सक्सेसर से उत्तराधिकार की ये लड़ाई थी। ठीक है, उत्तराधिकार की लड़ाई थी जो सामूगढ़ का युद्ध हुआ 1658 में, ये उत्तराधिकार की लड़ाई थी। और उसमें औरंगजेब जो है वो विजयी होता है, फाइनली औरंगजेब क्या होता है, विजयी होता है। और अगला एक प्रश्न पूछा था कि औरंगजेब को जो है मतलब जिंदा पीर की उपाधि किसे दी गई है? तो ध्यान दीजिए, औरंगजेब ही है जिसको जिंदा पीर की संज्ञा दी गई है ना। तो इनको जो औरंगजेब है इसको क्या कहा जाता है? तो जिंदा पीर भी कहा जाता है। तो चीज़ ध्यान रखिएगा। एक प्रश्न ये हो गया। और अब देखिएगा इसी के साथ साथ जो युद्ध है, अब फर्दर जब आगे प्रश्न बन रहा है तो क्या करेगा, इसमें से कोई 1-2 युद्ध ले ले। जैसे मान लीजिए अब ये 2 रिपीटेड हो चुका है। ठीक है, तो ये दोहरा वाला थोड़ा सा अलग हट के हुमायूं और अंकार के बीच में जो हुआ है 1532 वाला, तीन सारे पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न। साथियों, अभी तक जितने लोगों ने क्लास को लाइक नहीं किया, एक बार लाइक कर दीजिए, और चैनल से जो लोग नहीं जुड़ा है एक बार सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए। देखिए, और आप लोग बहुत सारे लोग हैं जो वीडियोस को शेयर कर रहे हैं, उनका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। जिस तरीके से हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, आप लोग भी जो इतना आपसे सपोर्ट बन रहा है आप लोग कर रहे हैं, इस बात के लिए उन सभी साथियों का धन्यवाद, है ना। तो जितना हो सके उतना एक बार शेयर कर दीजिए, क्लास बहुत अच्छी है। और इससे हो सके जिसका भी, जितने आपके साथी उनको आ रहे हैं, मगर 2-4 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन का अगर फायदा हो जा रहा है कि बहुत, तो उनके लिए फायदे की बात होगी। शायद इससे किसी का जो है आराम से जो इनका 2-4 प्रश्न से प्रीलिम्स शुरू करा है, इन चीज़ों को अगर वो भी अच्छे से अगर इस तरीके से पढ़ लेंगे PYQ को, जो अक्सर आप लोगों से मिस होता है, तो उस चीज़ को बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे आपको दिया जा रहा है। तो इस चीज़ को कोशिश कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों को पहुँचा दीजिएगा। अगला पॉइंट इसमें क्या है, पूछा था मलमपुझा बांध किस नदी पर स्थित है? ध्यान दीजिए, कई बार जो बांध होता है जिस नाम से होता है उसी नदी पर रहता है, जैसे रिहंद बांध रिहंद नदी पे। इसी तरीके से ये मलमपुझा बांध जो है ये भी मलमपुझा जो नदी है उस पे है, और ये कहाँ पे है? पलक्कड़ जो है केरल में ये स्थित है। ठीक है, तो इसमें सब इतना पूछा था कि किस नदी पर है, हमने आपको ये बता दिया कि ये नदी कहाँ पर है और किस जगह पे ये बांध आपको देखने को मिलेगा। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न। देखिए, फिर से घटनाओं का कालक्रम कह रहा है इसमें, नेहरू रिपोर्ट, अगस्त प्रस्ताव, क्रिप्स मिशन, वेवेल योजना। नेहरू रिपोर्ट 1928, अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940, क्रिप्स मिशन मार्च 1942, वेवेल योजना 14 जून 1945। अच्छा, अब ये जो पॉइंट्स मान इस तरह के पूछ लिए गए, अब आप अपने नोट्स में जाएंगे, जो ये चारों पूछा हुआ है इन सब के बारे में जो 1-1 2-2 3-3 पॉइंट जो बन रहे हैं, आखिर नेहरू रिपोर्ट क्या है, अगस्त प्रस्ताव क्या है,
क्रिप्स मिशन क्या है, वेगल योजना क्या है, इन सब के बारे में 2-2 3-3 पॉइंट आपके पास शॉर्ट नोट्स में होने चाहिए, क्योंकि अगली बार अगर पूछ ले नेहरू रिपोर्ट से संबंधित निम्नलिखित कदमों पर विचार कीजिए, तो आप तो उसमें कंफ्यूज ना हो, इसलिए क्योंकि नेहरू रिपोर्ट की चर्चा पीवाईक्यू में हो चुकी है। अब उससे रिलेटेड जो पॉइंट्स आपको आने चाहिए, तो पॉइंट आपको एकदम सिप पे होने चाहिए। अच्छा, नेहरू रिपोर्ट है, ये ऐसी चीजें हैं, उसको आप अपडेट जरूर कीजिएगा। यहाँ पे जो पीवाईक्यू है उसके अकॉर्डिंग आपको चीजें समझ के आगे बढ़ना है, ठीक है। तो इस तरीके से भी प्रश्न बन सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, फिर से इसी तरीके से दिया हुआ राजनीतिक दल। राजनीतिक दल के बारे में अगर बात करें एक तरफ वर्ष, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय जनसंघ, भारतीय साम्यवादी जो दल है, उसके बाद से देखेंगे इसमें भारतीय साम्यवादी दल और AIADMK। तो राष्ट्रीय कांग्रेस आप जाना 1885, भारतीय जनसंघ 1951 और साम्यवादी दल 1925, और जो AIAD जो MK है ये 1972। इसी तरीके से CPPCS में प्रश्न पूछा था, कांग्रेस का दिया था, ठीक है, बीजेपी का दिया था, और आपका ये BSP का दिया था, और एक और कम्युनिस्ट पार्टी का दिया था। इसी तरीके से अरेंज करने का उसमें भी पूछा था। तो यहाँ भी इन सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखिएगा और डेट के साथ आगे बढ़ेंगे। देखेंगे अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि ब्रिटिश संसद ने चाय और चीनी के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के का जो एक अधिकार था भारत के साथ, उसको समाप्त कर दिया था। तो किस एक्ट में ये किया था, तो ध्यान देंगे 1813 का जो चार्टर एक्ट अधिनियम है, उसमें जो है क्या किया गया, तो चाय और चीनी को छोड़ के बाकी अन्य सारे का अधिकार जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत के साथ था, उसको खत्म कर दिया गया। अच्छा, अभी की देखिएगा 1813 का जो चार्टर एक्ट अधिनियम, इसी तरीके से जो संवैधानिक प्रावधान है इसके 1853 का और 1919, 1909, इन सारे जो ये एक्ट हैं संविधान संशोधन से मतलब संविधान के विकास क्रम को लेके, उनको आप एक बार अच्छे से देख लीजिए। इन सबके 2 से 3 पॉइंट ऐसे इंपॉर्टेंट जो बार बार रिपीट होते हैं, जैसे 13 का अधिनियम है ना, इन सबको 1700 से जो स्टार्ट होता है आपका चार्टर एक्ट, उन सबको लेकर अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला पॉइंट क्या कह रहा है। अगला कह रहा है कि पुस्तक और लेखक दिया हुआ है द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, सारे 1857 से रिलेटेड ये पुस्तक है। तो ये है वीडी सावरकर का, और वीडी सावरकर जो अभिनव मेला, एक आपने सुना होगा, अभिनव मेला करके स्टार्ट किया था वीडी सावरकर, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा हुआ है। द सिपॉय म्यूटनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857, RC मजूमदार, ठीक है। उसके बाद से है द ग्रेट रिबिलियन अशोक मेहता, ठीक है, द ग्रेट रिबिलियन अशोक मेहता, और सिविल रिबिलियन इन द इंडियन म्यूटनी जो 1857-59, ये SB चौधरी, ठीक है। तो ये 1857 की कुछ प्रमुख पुस्तकें हैं, इसको आपको ध्यान में रखना है। 1-2 पॉइंट और बताएं, जैसे 1857 क्रांति से आपको क्या क्या देख लेना चाहिए, जैसे तो पुस्तक हो गए। 1857 क्रांति में डिफरेंट तरीके के स्टेटमेंट दिए हुए हैं, कौन किसका कथन है 1857 क्रांति बारे में, वहां जब आप जाएंगे बुक में देखेंगे अपने नोट्स में, तो आप बहुत सारे स्टेटमेंट, उन सारे स्टेटमेंट को एक बार अच्छे से दोहरा लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद 1857 क्रांति में क्या पूछता है कि जो आपका अलग अलग जगह है वहां से नेतृत्व कौन किया था, ठीक है, वहां से मिलान करने वाला प्रश्न पूछा जाता है। 3 सारे पॉइंट्स को एक बार रिविजन जरूर कर लीजिएगा। आगे बढ़ेंगे, फिर से दिया था अरेंज करने वाला सही से मिली कुछ रिपोर्ट है और कौन किसके द्वारा आपका ये दिया गया। तो पीरपुर रिपोर्ट की बात करेंगे 1938, ये राजा मोहम्मद मेहदी के द्वारा इसको प्रस्तुत किया गया। लाहौर प्रस्ताव की बात करेंगे साथियों, तो 1940 में ये फजलुल हक के द्वारा इसको लाया गया। गांधीयन प्लान 1944, आप जानते हैं कि नारायण अग्रवाल के द्वारा इसको लाया गया था। और पीपल्स प्लान जो जनता का प्लान है 1945, ये MN रॉय, ठीक है, MN रॉय के द्वारा लाया गया था। प्रश्न किस तरीके से पूछा था, ये सब दिया था, और इसके सामने जो है जैसे रिपोर्ट हो गई, इसके सामने ये नाम दिया हुआ कौन सा ही सुमेलित नहीं है, तो उसमें एक दिया था भूदान आंदोलन, भूदान आंदोलन था, और इसमें जो विनोबा भावे है इनको दिया था पीपल्स प्लान का नाम के आगे, तो ये उससे संबंधित नहीं है। विनोबा भावे आप जानते हैं भूदान जो आंदोलन है और सत्याग्रह, इससे ये संबंधित है, इनको ध्यान रखिएगा। और इसमें हमने आपको अलग से इसमें जो अरेंज करने वाला जो डेट है ये आपको हमने यहाँ पे दे दिया है, इससे आपको ध्यान रहेगा। इस तरह की चीज़ों को देखिए बार बार कुछ चीज़ें होती है कि इसको बार बार रिविजन करना पड़ता है, ऐसा नहीं कि एक बार आपने पढ़ दिया, पढ़ के छोड़ दिया तो चीज़ें आपके लिए हो जाएंगी, नहीं। चाहे कि PCS का एग्जाम हो, चाहे इस तरह के एग्जाम से, इसमें आपको जो फैक्ट्स हैं, जो पॉइंट्स, उसको बार बार रिकॉल करना पड़ेगा। तो इस तरह के जो डेट है इनको अरेंज करने को उस पैटर्न पर अपने माइंड को सेट करना पड़ेगा, तब जाकर चीज़ें आपके लिए अच्छे तरीके से वर्क करेंगे। तो विनोबा भावे भूदान आंदोलन, बाकी ये डेट ध्यान रखिएगा। अगला इसी तरीके से चेरुथानी बांध जो है किस नदी पर है, तो ये चेरुथानी जो है ये चेरुथानी नदी पर ही है। ऑप्शन में आपका वो नहीं दिया था, पेरियार नदी दिया था, तो जो चेरुथानी नदी है समझिएगा, चेरुथानी नदी
वो सहायक नदी है पेरियार की। तो अगर ऑप्शन में आपका चेरुथानी बांध पूछ रहा है और वो नदी का नाम दिया तो ठीक है, नहीं देगा तो पेरियार नदी होगा। ये केरल की जो पेरियार नदी है ये होगा। क्यों? ये उसकी सहायक नदी, मतलब जो चेरुथानी नदी है वो पेरियार की सहायक नदी है। तो ऑप्शन में यही इसको सही माना गया है, ठीक है, पेरियार नदी को। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला पॉइंट क्या है। तो अगला पॉइंट कह रहा है, ये घोषणा हुई थी सांप्रदायिक जो पुरस्कार थी, इसकी घोषणा हुई थी कब? 16 अगस्त 1932। ये डेट याद रखिएगा, कई बार ये अरेंज करने वाले ने भी इसको दे दिया सांप्रदायिक पुरस्कार के बारे में। तो रैमजे मैकडोनाल्ड उस समय जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री, इसके द्वारा इसकी घोषणा की गई थी। इसमें किया क्या गया था? इसके तहत जो है अल्पसंख्यक समाज के लिए विधानमंडल में कुछ सीटें आरक्षित कर दी गई थी और उन आरक्षित सीटों पर वो आरक्षित लोग ही क्या करेंगे? मतदान करेंगे। तो ये सांप्रदायिक जो पुरस्कार पर ये चीज़ें हैं, ये बहुत ही एक तरीके से फूट डालो की नीति के तहत इसको किया गया था इम्प्लीमेंट। इसको आपको ध्यान में रखना है। आगे पढ़ेंगे, देखेंगे सोन नदी के बारे में कुछ पॉइंट दिया था, सोन नदी स्टेटमेंट करके। तो सोन नदी पहले तो यानी ये अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है और गंगा में जाके जो पटना के समीप जो है वो गंगा में मिल जाती है सोन नदी। तो ये सहायक नदी किसकी हुई? गंगा की। अब कुछ सहायक नदियां हैं जो आपके सोन नदी की हैं, जिसमें बनास, गोपथ, रिहंद, ये सब क्या है? सहायक नदियां। प्रश्न कैसे पूछा था कि सोन नदी के बारे में निम्नलिखित तत्वों पर विचार कीजिए। पहला कि ये अमरकंटक से निकलती है और दूसरा कि इसकी सहायक नदियों में ये नदियां हैं। तो इस तरीके से सिंपल सा आपका स्टेटमेंट वाला प्रश्न बन सकता है किसी भी छोटे से प्रश्न को लेकर। तो जो नदी है, नदी का आपका कहाँ से निकलती है, उसका मुहाना कहाँ है, कहाँ मिलती है, ये पॉइंट किसकी सहायक नदी है, उसकी भी कोई सहायक नदी है कि नहीं, उसमें कोई बांध है कि नहीं, उससे रिलेट कोई प्रोजेक्ट है कि नहीं। इस तरह के जब आप पढ़ें, इस तरह के डायमेंशंस पे आप थोड़ी नज़र को, दिमाग को लेके जाएं, यहाँ इस तरह के पॉइंट्स हो सकते हैं यहाँ पे। उसी तरीके से ये है, अमरकंटक की पहाड़ी से निकलेगी, गंगा में मिल जाएगी, कहाँ पर? पटना में। और इसकी सहायक नदियाँ ये आए हैं सामने। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला पॉइंट कह रहा है कि चित्रकूट जलप्रपात स्थित है। तो कहाँ पर? तो ये बस्तर जिला में स्थित है, छत्तीसगढ़ में। और किस नदी पर है? तो इंद्रावती नदी पर है। देखिए कई बार जो से पूछता है, ये जलप्रपात 4 तो जलप्रपात दे देगा, ठीक है, उसमें एक ये भी रहेगा चित्रकूट जलप्रपात। पूछ लेगा किस नदी पर है, ठीक है, 4 नदियां दे के दे देगा। जलप्रपात दे देगा, पूछ लेगा किस राज्य में है, तो वो आपसे पूछ लेगा। तो यहाँ पे जो प्रश्न पूछा था, प्रश्न सिर्फ ये पूछा था चित्रकूट जलप्रपात किस राज्य में है, तो छत्तीसगढ़ में है। लेकिन ये पॉइंट ध्यान रखिएगा कि ये इंद्रावती नदी पर है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये वाला प्रश्न भी कई बार जो एबी पीसीएस में भी पूछा जा चुका है। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट से संबंधित, अब देखिए पश्चिमी घाट से संबंधित प्रश्न आपके देखिए RO 2023 में थे, मेंस वाला जो 2021 था उसमें भी था। तो पश्चिमी घाट पे ही सवाल था। कई बार जो थाल घाट को, जो उसके दर्रे हैं पश्चिमी घाट को, उस पे था, एक बार उनको अरेंज करने के दिया था। अब यहाँ पे क्या था? स्टेटमेंट दिया था कि यह एक जो ब्रशुंद पर्वत है, यानी ब्लॉक माउंटेन है, और इसका पूर्वी ढाल जो है क्रमशः नीचा होता हुआ पठार है, और इसका उत्तरी खंड जो है लावा बेसाल्ट से आच्छादित है। तो समझिएगा जो आपका पश्चिमी घाट है ये बेसिकली है क्या? तो आपका पश्चिमी घाट जब ये बनता है तो इसमें क्या होता है, इसका पश्चिमी इलाका थोड़ा सा उठा हुआ है, और इस साइड जब आएंगे पूर्वी की तरफ तो थोड़ा ढाल होता हुआ पठार है। और ये सब रीजन जो है इसका, ये वाला सब बेसाल्टिक रीजन मिट्टी है, लावा वाली है ना, तो उसमें आपको ये सब देखने को मिलेगा। पश्चिमी घाट को आपको सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है। लगभग 1600 किलोमीटर के आसपास है। ये गुजरात से लेके आपका केरल तक का इसका एक्सपेंशन है। बीच बीच में अलग अलग मंडल है, तट है, वो सब भी ध्यान रखिएगा। बीच में बहुत सारे आपके जैसे थाल घाट, और घाट, पाल घाट, इस तरह के दर्रे पड़ते हैं। और ये सब सारे पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना है कि जो आपके स्टेटमेंट में आपको ये देखने को मिलेगा। लावा बेसाल्ट वाली इसकी जो उत्तरी पोर्शन है नॉर्थ वाला, उससे आच्छादित है। अगला पॉइंट क्या है? फसल दिया हुआ था, उससे उत्पादित राज्य सर्वाधिक, उसमें कौन से राज्य हैं जो इसका उत्पादन करते हैं? तो जूट की अगर बात करेंगे साथियों, जूट आपका पश्चिम बंगाल हो जाएगा। चाय की बात करेंगे तो असम है ना। गन्ना आपका उत्तर प्रदेश। इसी तरीके से उत्तर प्रदेश का ध्यान है कि उत्तर प्रदेश किन किन चीज़ों में अग्रणी है। दूध, गेहूँ है ना, आंवला, इस तरह के हाम, इस तरह की जो जितनी चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें हैं जिसमें उत्तर प्रदेश टॉप पर है, उन सबको आप एक जगह लिस्टिंग कर लीजिएगा, ठीक है, किसमें किसमें उत्तर प्रदेश आपके पहले स्थान पर है, क्योंकि यूपी का एग्जाम है, इसमें प्रश्न पूछ लेगा। रबड़ की बात करेंगे तो रबड़ आप जानते हैं केरल आपका हो जाएगा। अब ये जो पॉइंट्स हैं इसको कई स्टेटमेंट अगर आपको बना के दे दे किसी भी प्रश्न के, कि चाय का सबसे ज़्यादा उत्पादन आपका असम में होता है, रबड़ की खेती सर्वाधिक अच्छी केरल में होती है, तो ये सब पॉइंट्स आपको ध्यान में रखेंगे। पॉइंट्स ही आपको रिकॉल रहेंगे, तो स्टेटमेंट वाले फसल में भी आप जो प्रश्न है उसमें आप क्या होंगे, फंसेंगे नहीं।
अगला दिया था बुआई करने वाले फसल और रोपाई करने वाले फसल, तो उसमें एक दिया था ऑप्शन कौन सा बुआई करने वाला नहीं है। तो देखिएगा जो बुआई की जाती है फसल किसमें, सरसों है, गेहूं है, मक्का है, ठीक है। इसमें एक दे दिए थे धान, तो धान क्या है, ये बुआई करने वाला फसल नहीं, इसको रोपाई की जाती है, ठीक है। इसकी क्या की थी, रोपाई की जाती है। तो ये पॉइंट्स आपको क्लियर होगा, आप सभी को, सब लोग अच्छे से इस चीज को समझ रहे होंगे। एक पॉइंट और है कि विश्व में जो है मक्का के बाद धान ही सबसे अधिक पैदा होने वाली फसल है। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, ये स्टेटमेंट बन सकता है कि मक्का के बाद अगर सबसे ज्यादा जो है आपका पैदा होने वाली फसल जो है वो धान है। और धान मेनली जो है अपने एशिया कंट्री में इसको मेन फूड के तौर पे इसको यूज किया जाता है। अगला पॉइंट है कि सिंगरौली जल विद्युत परियोजना स्थित है, तो सोनभद्र जिले में ये स्थित है, उत्तर प्रदेश के। सिंगरौली जो लघु जल विद्युत परियोजना है कहाँ पर, सोनभद्र में है, ये ध्यान रखिएगा। सोनभद्र जिला आप जान रहे हैं, इसके अपने आप में कई प्रश्न सोनभद्र जिले पे बन चुके हैं जो अपने आप में यूनिक है, कई जगहों से कनेक्टेड है ना। अगला पॉइंट प्रश्न क्या है, काली मिर्च और इलायची का उत्पादन होता है सर्वाधिक, आप देखेंगे केरल में होता है। काली मिर्च और आपका इलायची, इलायची की पहाड़ियाँ कार्डमम हिल्स आपने नाम सुना होगा, है ना। तो जो आपका ये ट्राई जंक्शन है यहाँ पर नीचे, केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु का, तो यहाँ पे इस सब ये का उत्पादन अच्छा खासा है। अगर देखेंगे भारत में मसाला उत्पादक जो राज्य है उसमें केरल का अग्रणी स्थान है, टॉप पर आपको देखेंगे केरल देखने को मिलेगा। लगभग 80% जो काली मिर्च उत्पादन अकेले केरल ही करता है ना। तो काली मिर्च और इलायची आपका केरल हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला पॉइंट क्या कह रहा है, लिग्नाइट से संबंधित है। लिग्नाइट के प्रमुख भंडारण वाले राज्य एक बार देख लीजिए, कह रहा है तमिलनाडु है, और राजस्थान, गुजरात, पुडुचेरी, जम्मू कश्मीर और पश्चिम बंगाल, ये सब क्या है आपके लिग्नाइट के। प्रश्न ऐसे पूछा था कि निम्नलिखित में लिग्नाइट के प्रमुख भंडार राज्य में नहीं है, तो कोई भी ऑप्शन इसकी अतिरिक्त अगर आपका दे देगा तो वो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने आपको नोट करा दिया है कि लिग्नाइट जो है इसके प्रमुख भंडार वाले राज्यों का आप एक बार अच्छे से ध्यान रखिएगा, है ना। ये आपको के सब मिनरल वगैरह और उत्पादन रिजर्वायर वाले पॉइंट्स में भी सब चीज़ कवर किए जाते हैं। आगे बढ़िए, देखिएगा अगला पॉइंट क्या कह रहा है, सही सुमेल के तौर पे दिया था, सोना आपका पोलार फिल्ट, कोयला आपका खरिया, हीरा आपका पन्ने की खान, और लोहा वाला आपका गलत दिया था तो उसको सही कर दिया है। पुनोई एक है और एक क्योंझर, ये दो खदानें हैं, वहाँ पे आपको इसका मिल जाएगा। कोलार आप जानते ही हैं गोल्ड वाला। तो ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। इसमें से कोई एक अलग अलग, देखिए अलग अलग ऐसा नहीं कि अलग अलग प्रश्न नहीं पूछा, इसमें सब में अलग अलग पॉइंट में प्रश्न पूछा जा चुका है, चाहे झरिया हो, चाहे पन्ना हो, कोलार हो। अब इसी में से कोई एक पॉइंट लेकर फिर से अगर आपका प्रीलिम्स में प्रश्न बन जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी एक कोयना या करके इस तरह कुछ था आपका संयंत्र में, वो आपका एग्जैक्ट नहीं याद आ रहा है। तो प्रीलिम 2023 वाले में था वो ज्योग्राफी। अभी हम एक प्रश्न कराएंगे वो कि कितने प्रश्न आपके पीवाईक्यू से आते हैं, इस पर एक छांट ले, थोड़ा सा उस पर काम चल रहा है, उसको आपको दिखाएंगे। हिस्ट्री के जितने प्रश्न पूछे गए हैं विद प्रूफ किस तरीके से पीवाईक्यू से बने हैं, इसी तरीके से जियोग्राफी के और क्वालिटी साइंस, इस तरीके से इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट का हम आपको दिखाएंगे। इसलिए हम इससे इतना ज़्यादा फोकस कर रहे हैं इस क्लास पे, और ये क्लास आपको करने के बाद आपको समझ में आ जाएगा, चाहे कोई टेस्ट सीरीज लगाइए, चाहे आप एग्जाम दीजिएगा। चीनी उद्योग की बात करेंगे तो दक्षिण भारत में जो है इसकी अधिक विकसित है चीनी उद्योग। कारण क्या है वहाँ पे विकसित होने का, तो गन्ने का जो प्रति हेक्टेयर पैदावार है वहाँ पे, और गन्ने में जो रस की मात्रा है वो दक्षिण के राज्यों में अधिक है। बात करेंगे दक्षिण के राज्यों में तो वहाँ पे क्या है, गन्ने का जो चीनी उद्योग है वो अधिक डेवलप है। रीजन है कि वहाँ के गन्ने जो होते हैं उसमें अधिक रस होते हैं, और गन्ने की खेती के लिए आप जानते हैं कि जो दक्षिणी भारत की जलवायु है उष्णकटिबंधीय है। कैसी है, उष्णकटिबंधीय, और गन्ने के लिए ही उपयुक्त है, तो गन्ने के लिए इस तरह की जलवायु उपयुक्त होती है। कि सारे पॉइंट इस तरह के फसल वाले के लिए ध्यान में रखिएगा। और इसी तरीके से साथी ध्यान दीजिए, जो आप मिट्टी वगैरह पढ़ रहे हैं तो मिट्टी में आप प्रश्न देखिएगा, कौन सी मिट्टी में कौन से फसल हो रहा है ना, और कौन सी मिट्टी का विस्तार किस किस रीजन में, किस राज्य में ज़्यादा है, कहाँ कम है, कौन सी मिट्टी में कौन से फसल ज़्यादा होंगे, कुछ मिट्टी में ज़्यादा किस में उर्वरकता, मतलब कौन से कंपोनेंट ज़्यादा है, उसमें नमी है कि नहीं, ये सारे डायमेंशन पे आप इसको एक बार जरूर पढ़िएगा। प्रकृति में जो प्राप्त पदार्थ और तत्व, तो ये पदार्थ प्राप्त हो रहा है उसमें कौन कौन से तत्व आपके हैं, तो देखिए जैसे हीरे की बात करेंगे तो हीरा आपका क्या है, कार्बन से रिलेटेड है। संगमरमर आप जान रहे हैं कैल्शियम, रेत जो है आपका सिलिकॉन है ना, सिलिकॉन सिलिका। माणिक के जो हुबी है ये आपका क्या है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, क्या है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड है आपका, इसको आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। तो ये आपका प्रकृति पदार्थ जो पदार्थ हैं और उनके तत्व इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा।
अगला इस तरह से पॉइंट है, लोम्बोक जल डमरू मंडल या जल डमरू मंदिर देख लीजिए इसके बारे में। किस तरह के पॉइंट्स में आपको ध्यान देना होता है, किसके किसके बीच में विश्व कनेक्ट कर रहा है, किसको डिस्कनेक्ट कर रहा है, कहाँ पर ये स्थित है, कि ये इंडोनेशिया में जो बाली और लोम्बोक जो द्वीप हैं उनके बीच में ये स्थित है, और ये जावा सागर और हिंद महासागर को जोड़ता है। क्या करता है, जावा सागर और हिंद महासागर को ये जोड़ता है। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। सिंपल सा आपसे ये भी पूछ लेगा कि किसको किसको ये जोड़ता है, तो 2 सागर दे देगा, या फिर पूछ लेगा कि ये लोम्बोक जल डमरू मंडल कहाँ स्थित है, किनके बीच स्थित है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर होने चाहिए कि एक क्लास जो है बहुत जल्द हम इस तरह के जितने सारे जल डमरू मंडल हैं उनका बना देंगे, और ये स्टेट वाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से अक्सर प्रश्न देखने को मिल जाता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला पॉइंट। अगला क्या कह रहा है, जलधारा से संबंधित है। कई बार हम आपको बता चुके हैं कि ये प्रश्न पूछता है। तो ब्राजील की जलधारा है, ध्यान दीजिएगा, ये एक क्या है, गर्म जलधारा है। क्या है, गर्म जलधारा है ये। और ये कहाँ प्रवाहित होती है, तो अटलांटिक की महासागर में ये प्रवाहित होती है। कहाँ पे, अटलांटिक महासागर में। तो जो समुद्री जलधाराएं हैं उनको आपको ध्यान रखना है कि वो किस महासागर में प्रवाहित हो रही है, ठंडी है या गर्म जलधारा है। क्लियर है। इसके बाद से है कि ठंडी जलधारा है। कुछ ठंडी जलधाराओं के नाम यहाँ पे देख लीजिए, फॉकलैंड की धारा, लेब्राडोर की धारा, कनारी की धारा। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखिएगा। साथियों, आपको बता दें कि आरओ के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वाली क्लास स्टार्ट हो गई है। जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम आपको दिए थे, आप सभी की ये डिमांड थी कि उस पर क्लास आप खुद करा दीजिए। कोशिश कर रहे हैं कि उस पर एक एक करके क्लास हम आपको परीक्षा से पहले तक कंप्लीट करा दें। तो जितने साथी हैं, प्लेलिस्ट बनी होगी आरओ इंपॉर्टेंट टॉपिक के नाम से, उसमें जितनी क्लासेस है उसको जितनी बार हो सके आप देख लें, है ना। हर एक क्लास से आपको प्रश्न देखने को मिलेगा, इतना तो मैं श्योर हूँ। तो जितना क्लास मैं आपको करा रहा हूँ, हर एक क्लास आपको कोई ना कोई प्रश्न दे के जाएगा। तो उस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा और अपने साथियों तक उस क्लास को शेयर कीजिएगा जरूर। ठीक है, आगे बढ़िएगा, देखेंगे अगला पॉइंट कह रहा है, देश दिया हुआ है और प्रमुख निर्यात दिया हुआ है। देश और प्रमुख निर्यात दिया हुआ है। चार्ट की बात कर रहा है तो कह रहा है पेट्रोलियम, नाइजर की बात कर रहा है तो यूरेनियम, और ये रवांडा। ठीक है, तो रवांडा को ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कहवा और कॉफ़ी है, और बेनिन जो है यहाँ पे कपास। अच्छा, ये क्या है, तो सब के सब आपके जो है अफ्रीकी कंटिनेंट के देश हैं, ये है ना, अफ्रीका हो गए। तो अफ्रीका में देखिएगा कि यहाँ की स्पेशल चीज़, यहाँ पे तीनों रेखाएं, जो कर्क, मकर और विषुवत रेखा, तीनों रेखा यहाँ से पास होती है। ये स्पेशल फीचर है इस कॉन्टिनेंट का, अपने आप में एक अलग। और यहाँ का जो जलवायु उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन जो पाए जाते हैं, सवाना, ग्रासलैंड वगैरह, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिएगा प्रमुख निर्यात इन इन देशों को खासकर ध्यान रखिएगा, ये रिपीट कर जाएगी। चार है पेट्रोलियम, नाइजर, आप है यूरेनियम, है ना। यूरेनियम आप ध्यान दीजिए कि रूस एक ऐसा देश है जहाँ पे इसकी भंडारण नहीं है। यूरेनियम ये रूस के पास नहीं, प्रश्न पूछा था पीछे ही कराया था आपको कि रूस के पास इसकी भंडारण क्षमता नहीं है। तो रवांडा क्या हो गया आपका, कहवा, कॉफ़ी, और बेनिन आपका कपास। आगे बढ़िएगा, देखिए अगला फिर से प्रश्न इसी तरीके से पेट्रोलियम से रिलेटेड क्या पूछ रहा है। तो पश्चिमी एशिया में जो है सर्वाधिक तेल उत्पादक देश कौन है, तो सऊदी अरब। किसमें, पश्चिमी एशिया में, एशिया कंटिनेंट में पश्चिमी एशिया में बात कर रहा है। तो वो चीज, अब बाकी शीर्ष तेल उत्पादक राज्य अगर आप ऐसे देखना है, मतलब देश देख लीजिए यहाँ पे, तो आपका यूएसए पहले पर है, फिर सऊदी अरब, फिर रूस, फिर ईरान, और ये रिपोर्ट तो 18-19 से आपकी अपडेटेड है। तो ध्यान दीजिएगा, टॉप पर ये आपके टॉप 3 भी याद रखिएगा। क्या पता आपसे क्रम पूछ ले कि टॉप तो शीर्ष तेल उत्पादक देशों का क्रम बता दीजिए, तो आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ेंगे, अगला पॉइंट, यहाँ क्या पॉइंट दिया है, ये भी स्टेटमेंट वाला था। कॉफी जो है ये वृक्ष क्या है, उष्णकटिबंधीय एक सदाबहार झाड़ी है। और विश्व के सर्वाधिक जो है कॉफी उत्पादक देश कौन है, तो आपका ब्राजील, वियतनाम, कोलंबिया और इंडोनेशिया। ये क्रम याद रखिएगा साथियों। कॉफी उत्पादक से अक्सर प्रश्न पूछ लिया जाता है, तो इन देश का नाम कोई एक भी पूछ सकता है। तो ब्राजील टॉप पर, वियतनाम, कोलंबिया, इंडोनेशिया। और ये क्या है कि इस तरीके कॉफी जो है उष्णकटिबंधीय सदाबहार एक झाड़ी है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अभी यही पॉइंट हम आपसे कह रहे थे, रूस जो है प्रमुख संसाधनों में नहीं है, तो आपका यूरेनियम जो है रूस के पास नहीं है। बहुत सारे वहाँ पे जो संसाधन, खनिज संसाधन देके उसमें से पूछा था कौन सा नहीं है, तो रूस के पास ध्यान दीजिएगा यूरेनियम का जो है प्रमुख संसाधन इसके पास नहीं है, बाकी अन्य जो है इसके पास है। अगला पॉइंट कह रहा है उत्तरी अमेरिका का सुपीरियर झील क्षेत्र प्रसिद्ध है, तो वो लौह अयस्क भंडार के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए, लौह अयस्क भंडार के लिए प्रसिद्ध है। और ये सुपीरियर झील वाला रीजन पूछ रहा है,
यहाँ पे मेसाबी और बर्मिलन ये 2 प्रमुख लौ अयस्क खदानें हैं। प्रश्न यहाँ सिर्फ आपसे इतना पूछा था कि सुपीरियर लीग का जो क्षेत्र है झील का वो किसके लिए, तो लौ अयस्क के लिए। अगली बार अगर ये प्रश्न पूछा ही है तो यहाँ से ये भी पूछ सकता है कि वहाँ कौन सी प्रमुख लौ खदानें हैं, तो ये 2 खदानों के नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा, मेसाबी तथा बर्मिलन। ठीक है, ये 2 आपके जो है प्रमुख लौ खदानें हैं। अगला प्रश्न कह रहा है पॉइंट कि यह झील जो है यूएसए तथा कनाडा के सीमा पर स्थित है। तो आप जानते हैं सुपीरियर झील आपके वहाँ पे स्थित है, और उसके साथ साथ जो यूएसए कनाडा पे जो 5 लेक्स है, ठीक है, 5 झीलें, सुपीरियर, ह्यूरॉन, मिशिगन, है ना, हीरी, इन सब का क्रम भी एक बार देखिए पीवाईक्यू में भी पूछा जा चुका है, इनका क्रम आपको, ठीक है, क्रम, और वो कौन किस बॉर्डर पे है, कौन टोटली एक देश में है, उसको आपको ध्यान में रखना है। अगला पॉइंट इसी तरीके से दिया था सूची 1 सूची 2 करके। बैकाल झील आप देखेंगे रशियन फेडरेशन, मलावी लेक मलावी अफ्रीका, है ना, कैस्पियन सागर आपका एशिया और यूरोप, कांगानिका जो झील है आपका अफ्रीका। तो प्रमुख इस तरह के विश्व की जो झीलें हैं, है ना, कौन कौन सी नदियां कहाँ किस तरीके से निकल रही हैं, मुहाना बना रही हैं, उसके किनारे कौन से शहर है, ये सारे पॉइंट्स आपको इस तरीके से जब पीवाईक्यू पढ़ेंगे तो समझ में आएगा प्रश्न कहाँ से बन रहे हैं। खासकर जो यहाँ पे पॉइंट दिया हुआ है पैकाल, मलावी, कांगानिका, ये आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। अब आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे जनगणना से रिलेटेड सारे पॉइंट्स आ रहे हैं। ठीक है, प्रश्न पूछे जा रहे हैं तो साथ ही ध्यान दीजिएगा। जनगणना और आपका जो ये जनसांख्यिकी है ना, इससे रिलेटेड हमने क्लास पीवाईक्यू की ले रखी है, 2 पार्ट में क्लास है, उस क्लास को जाकर प्लेलिस्ट चेक करके आप कर लीजिएगा, है ना, कंप्लीट क्लास है वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। 2011 की जनगणना के अनुसार जो पूछा है, केंद्र शासित प्रदेश जिसका जनसंख्या घनत्व न्यूनतम है तो वो अंडमान निकोबार, उसका जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। उसी की तरह फिर पूछा था कम जनसंख्या घनत्व वाला देश, सर्वाधिक कम जनसंख्या घनत्व का देश पूछा है तो मंगोलिया, ध्यान रखिएगा। सिर्फ 2 व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर पे यहाँ पर देखने को मिलेंगे आपको, तो मंगोलिया हो जाएगा। अगला पॉइंट फिर से इसी तरीके से है, न्यूनतम साक्षरता पूछा था, न्यूनतम साक्षरता आपसे वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, वही 2011 की जनगणना के अनुसार तो दादर नगर एवं हवेली आपका यहाँ पे देखने को हो जाएगा। केंद्र शासित प्रदेश जो आपका लिंगानुपात में न्यूनतम है तो आपका दमन और दीव हो जाएगा, क्या हो जाएगा, दमन और दीव हो जाएगा। देखिए अक्सर प्रश्न जो हम लोग पढ़ते हैं यूपी स्पेशल में भी कि साक्षरता वाले जिले, घनत्व वाले जिले, है ना, या फिर देश स्तर पर भी, लेकिन ध्यान दीजिएगा इसमें जो ज़्यादातर प्रश्न मैंने केंद्र शासित प्रदेशों का क्रम ध्यान रखिएगा, साक्षरता में कौन टॉप पर है, जनघनत्व पे कौन है, लिंगानुपात में कौन है कम और ज़्यादा, केंद्र शासित प्रदेश वाले। यहाँ पे लगातार सारा का सारा 3-4 प्रश्न पूछा है, सब केंद्र शासित प्रदेश से ही पूछा है। अगला पॉइंट कह रहा है भारतीय संविधान का भाग 16 संबंधित है, तो किससे संबंधित है भारतीय संविधान का, आप जानते हैं भाग अनुच्छेद, यहाँ से प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। तो कह रहा है कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध से संबंधित है, किससे, कुछ वर्गों के लिए जो विशेष उपबंध से ये संबंधित है, उसको आपको ध्यान में रखना है। उसके साथ साथ खंड ने जो दिया था पार्ट उसको देख लीजिए। प्रशासनिक अधिकार की बात करेंगे तो भाग 14 का खे में आपको मिल जाएगा। संघ और राज्यों के अधीन जो सेवाएं हैं, है ना, जिसमें आपका यूपीएससी और स्टेट पीएससी आता है, तो भाग आपका 14 में आपको मिल जाएगा। वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद किसमें, भाग 12 में आपको देखने को मिल जाएगा। फिर सारे देखिएगा संविधान के भाग, अनुच्छेद, प्रमुख आपके जो संशोधन है वो सब आपको सिर्फ पूछे जाते हैं, इसको ध्यान रखिए। उसके साथ साथ जो अनुसूचियाँ हैं संविधान की, है ना, उन सारे अनुसूचियों को देखिए, वहाँ से भी प्रश्न आपको देखने को मिलता है। ग्रामीण में जो स्थानीय स्वशासन है, जैसे पंचायती राज, इसका नामांकन किसका सुझाव था, तो महात्मा गांधी का सुझाव था। और आप जानते हैं आर्टिकल आपका 40 डीपीएसपी में ग्राम पंचायतों से रिलेटेड है, ये कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, ध्यान दीजिए, गांधी जी का सुझाव था, तो 6 सेल्सियस में आपको डीपीएसपी में 40 नंबर पर देखने को मिलेगा। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला पॉइंट क्या कह रहा है। अगला पॉइंट कह रहा है साथियों कि धन विधेयक के अतिरिक्त एक विधेयक जो विधानसभा ने प्रथम बार पारित कर दिया है और विधान परिषद में कितने माह तक पड़ा रह सकता है, तो ये 3 माह तक पड़ा रह सकता है, उससे अधिक नहीं। ध्यान समझिए, कोई धन विधेयक के अतिरिक्त कोई ऐसा विधेयक है जो विधानसभा ने पारित कर दिया है प्रथम बार में, विधान परिषद की यहाँ पे बात की जा रही है कि वो उसको कितने दिन तक रोक सकता है या वहाँ रुका रह सकता है, तो 3 माह से अधिक वहाँ पे नहीं रुकेगा। और ये अनुच्छेद 197 का जो फर्स्ट का क क्लॉज है उसमें ये बात बताई गई है। अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि वयस्क मताधिकार का जो अधिकार है वो प्रदान करता है, तो अनुच्छेद आपका 326, ठीक है, जो आपका वोटिंग का राइट है वो कौन प्रदान करता है, तो अनुच्छेद 326, और ये भाग आपका 15 में देखने को मिलेगा।
किसके साथ बता दें, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने अपने तक ऐड किया है कि 61वें संविधान संशोधन जो 1989 है, कि इसमें आपकी जो आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। तो देखिएगा जो पॉइंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिलेवेंट रहता है वो हम आप यहाँ पर नोट करा देते हैं पीवाईक्यू के साथ ही। प्रश्न आपसे सिर्फ इतना पूछा था कि अनुच्छेद 326 जो है, मतलब 4 अनुच्छेद देखे कि इसमें कौन सा अभ्यस्त के मताधिकार से संबंधित है, तो वो तो आपका पॉइंट हो ही गया। लेकिन ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट टेक्निकल का रहा था कि ये संविधान संशोधन ध्यान दीजिएगा, और इसका ईयर भी 61वां संविधान संशोधन 7 में इसका ईयर, और इसमें आयु जो है 21 से घटाकर 18 वर्ष किया गया था। अगला एक अनुच्छेद था उसी में अनुच्छेद 323, तो लोक सेवा जो आयोग है उसके प्रतिवेदन से संबंधित है अनुच्छेद 323। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट देखिए समितियां पंचायती राज से संबंधित और इनके वर्ष दिए हुए हैं, इनको आपसे अरेंज करने को पूछ सकता है क्रम में, या मिलान करने को पूछ सकता है। ये प्रश्न हम आपको टेलीग्राम पे क्विज में दिए थे, ठीक है, अरेंज करने वाला, तो ध्यान दीजिएगा। कह रहा है बी आर मेहता जो समिति आपको 1957 की, अशोक मेहता समिति आपको 1977, एल एम सिंघवी जो है आपका 1986, पी के थंगुन जो है 1988। तो 4 समितियां हैं। इन समितियों के बारे में एक बार आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। ये आपका 3 स्तर की बात करता है, अशोक मेहता आपका 2 स्तर की बात करता है ना। तो वो सब सारे पॉइंट्स क्या क्या कैसे हैं उसको ध्यान में एक बार रख लीजिएगा। पंचायती राज का जनक इनको कहा जाता है, तो बी आर मेहता जो आपके हैं ये, इनको आर्किटेक्ट कह लीजिए, इसका जनक कह लीजिए, तो कहा जाता है। और ये समिति इतनी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से हर बार प्रश्न आपको देखने को मिलता है, चाहे मिलान करने को दे दे, क्रम अर्ज करने को दे दे, या फिर पूछ ले किस समिति ने क्या कहा था, तो आपको बता दें ये 3 लेयर की बात करता है, ये 2 लेयर की बात करता है। आगे बढ़ेंगे, अगला पॉइंट कह रहा है परिवहन संचार वाणिज्य किसके अंतर्गत आते हैं। तो ये तृतीयक गतिविधियां हैं, है ना। किस तरह की गतिविधियां हैं, तृतीय क्षेत्र की गतिविधियां हैं जो परिवहन संचार हैं, तो ये भी बता दीजिए। प्राथमिक और द्वितीयक भी बता दीजिए। तो प्राथमिक ध्यान दीजिए कृषि से संबंधित है, द्वितीयक आपका विनिर्माण क्षेत्र उद्योग क्षेत्र से संबंधित रहता है, इसको ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला पॉइंट कह रहा है गरीबी का सामाजिक सूचक नहीं समझा जाता है। तो जो परिवहन के साधन है उनकी संख्या जो है उसको ये गरीबी के सूचक के साधन में नहीं माना जाता है, यानी परिवहन के साधन में कितनी संख्या आपके पास है उसको इसके सूचक में नहीं माना जाता है। तो सूचक में माना क्या जाता है गरीबी का जो सामाजिक सूचक है, तो इसके सूचक में जो माना जाता है निरक्षरता का स्तर, ठीक है। उसके बाद एक पॉइंट आता है उसमें कि रोजगार के अवसर की कमी, इसको देखा जाता है। स्वास्थ्य देखभाल की पहुंच है कि नहीं, उसकी कितनी कमी है, ये सारे पॉइंट्स को देखा जाता है। तो ऑप्शन में आपके 3 पॉइंट थे जो माना जाता है। एक पॉइंट यह था कि परिवहन के जो संसाधन है उनको नहीं गिना जाता, तो ये पॉइंट ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न पॉइंट की लाभ मात्रा जो अनुपात है उसमें सुधार किया जा सकता है, तो किस तरीके से सुधार उसमें किया जा सकता है। तो बिक्री कीमत में वृद्धि करके, बिक्री और मिश्रण को बदल के, परिवर्तनशील लागत को कम करके। तो ये 3 पॉइंट है जिनको ध्यान में रखिए, किसके लिए, लाभ मात्रा अनुपात को सही करने के लिए। ये सारे पॉइंट्स आपको उसमें यूज करते हुए दिख जाएंगे। आगे बढ़िएगा, देखेंगे अगला पॉइंट क्या कह रहा है। अगला पॉइंट कह रहा है कि आयात कर जो टैरिफ है इसके बारे में देखना है। तो ये व्यापार की मात्रा को घटाता है और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर लगाया जाने वाला एक तरह का ये टैक्स है। तो आयात कर क्या है इसको ध्यान में रखेंगे, ये व्यापार की मात्रा को घटाता है। अभी चर्चा में भी था टैरिफ वाला विजन, ठीक है, क्या क्या तरीके से कितना टैरिफ लग रहा है व्यापार को लेके, ये क्या करता है चीज़ों को मेंटेन करता है। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर लगाया जाने वाला क्या है, एक तरीके का कर है। अगला पॉइंट कह रहा है भारतीय जो रुपए है, भारतीय रुपए वो चालू खाते में पूर्ण परिवर्तनीय बनाया गया था। तो 1994 में, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक ईयर डेट है, इसको ध्यान रखिएगा। 1994 में जो है भारत का रुपया जो है इसको चालू खाते में पूर्ण परिवर्तनीय बनाया गया था। तो ये डेट पूछा गया सीधे सीधे, इस तरीके से ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट कह रहा है साथियों कि जीएसटी किस तरह का कर है, तो ये एक अप्रत्यक्ष कर है, ये भी पूछा था। और भारत में इसकी शुरुआत को होती है तो 1 जुलाई 2017 को इसकी शुरुआत होती है। क्या होती है, 1 जुलाई 2017 को इसकी शुरुआत होती है। साथियों एक चीज बताएं आपको, RO के लिए करंट अफेयर, ठीक है, करंट अफेयर प्रैक्टिस बैच स्टार्ट है, वो चल रहा है। हर मंथ आपको, है ना, मैगजीन से इंपॉर्टेंट MCQ की प्रैक्टिस कराई जाएगी। इसके PDF नोट्स दिए जा रहे हैं, है ना। उसके साथ साथ RO के एडवांस लेवल पे जो स्टेटमेंट वाले प्रश्न है वैसा प्रश्न बना के आपको दिया जा रहा है उसकी प्रैक्टिस के लिए, और साथ में रिवीजन के लिए 60 नोट्स। तो बिल्कुल करंट अफेयर के लिए आपको घबराना नहीं है, प्रैक्टिस पैड से फटाक से आप दूरिए और अपनी तैयारी को और मजबूत कीजिए। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला पॉइंट कह रहा है कि मुद्रांक वित्तीय मामलों में सरकार का वित्तीय अभिकर्ता
और सलाहकार कौन है, तो ये आपका आरबीआई भारतीय रिजर्व बैंक रहता है। ठीक है, जो मुद्रा और वित्तीय मामले हैं उसमें सरकार का सलाहकार कौन रहेगा, भारतीय रिजर्व बैंक रहेगा। एक पॉइंट है कि उरुग्वे दौर, इसका संबंध किससे है, तो गैट और डब्ल्यूटीओ से। अब समझिएगा ये है क्या, 1948 में स्थापित हुआ था गैट, और इसको क्या किया, गेट को जो है इसके स्थान पर 1 जनवरी 1995 को आपका डब्ल्यूटीओ को बना दिया गया था उसी की जगह पे। तो ये पॉइंट सारा का सारा इसमें समझ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा है ना। गेट डब्ल्यूटीओ के बारे में 1995 में इसकी स्थापना होती है डब्ल्यूटीओ की, किसके जगह पर, तो गेट के। और उरुग्वे दौर जो है ये किससे संबंध रखता है, तो इन्हीं दोनों चीजों से इसका संबंध है। अगला पॉइंट कह रहा है कि शुद्ध निर्यात बराबर है, तो जो निर्यात में से आप आयात अगर घटा दें तो आपका क्या बन जाएगा, आपका शुद्ध निर्यात मिल जाएगा। ये सीधे सीधे इसी तरीके से ऑनलाइन में आपसे पूछा था। अगला कह रहा है वैज्ञानिक प्रबंधन का जनक इनको कहा जाता है, तो F.W. टेलर ये वैज्ञानिक प्रबंधन के जनक है, और इनकी पुस्तक इस पे एक है, उसको ध्यान रखिएगा, द प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, ये बुक ध्यान रखिएगा। यहाँ से एक बार जो प्रश्न पूछ लिया है कि वैज्ञानिक प्रबंधन के जनक, तो F.W. टेलर। अगली बार हो सके अगर प्रश्न यहाँ से बने तो ये पूछ लेंगे किताब का नाम कि द प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट के लेखक कौन है, 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें F.W. टेलर तो रहेगा कि पीवाईक्यू से प्रश्न है, फिर आपको लगे पहले नहीं प्रश्न तो ये पूछा ही नहीं गया। तो ये थोड़ा सा अलग अलग चीज़ों को देखने का अपना नजरिया होता है, इसको आप ध्यान में रख के चलिएगा। ध्वनि की प्रबलता जो है मापी जाती है तो आयाम से, इसको समझिए, कंफ्यूज ना होइएगा। ऑप्शन में आपको तीव्रता भी देगा, तो तीव्रता से जो है उसकी प्रबलता नहीं मापी जाती है, सिर्फ उसकी ध्वनि की आप ये डिसाइड करता है कि धीमी सुनाई देगा या मंद सुनाई देगा। ये प्रश्न एज इट इज जैसे पूछा था, इसमें ऑप्शन आपका यही आयाम सही होगा। ध्वनि की प्रबलता किसमें मापी जाएगी, आयाम। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला पॉइंट पूछा था दूरदृष्टि में प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो दूरदृष्टि में जो आपका प्रतिबिंब है वो आपके रेटिना के पीछे बनता है। कहाँ बनता है, रेटिना के पीछे बनता है। दूरदृष्टि होता क्या है, तो दूरदृष्टि नाम दूरदृष्टि है, लेकिन इसमें ध्यान दीजिएगा आपको दूर का सही दिखाई देगा, दूर का सही दिखाई देगा, दूर से कोई दिक्कत नहीं है, नजदीक देखने में दिक्कत होती है। तो दूर दृष्टि के निवारण के लिए कौन सा लेंस का उपयोग होता है, तो उत्तल लेंस का उपयोग होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है, इसलिए यहाँ पे पॉइंट हम आपको बता दे रहे हैं, इसको आप ध्यान में रखिएगा, उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग जो है प्रायः इस तरीके का काम करेगा प्रदूषण का, तो ये उष्मीय प्रदूषण का काम करेगा, इस तरीके को प्रदूषण का, उष्मीय प्रदूषण का काम करेगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न पूछा था प्रत्येक क्रिया के समान एक और विपरीत प्रतिक्रिया होती है, यह नियम किसका है, 4 ऑप्शन दिया था, तो आप जानते हैं ये ऑप्शन जो है न्यूटन बाबा का ये नियम है। ठीक है, न्यूटन बाबा का नियम, प्रत्येक क्रिया के प्रति अभिक्रिया होती है, और इनका जो न्यूटन का नियम है गति का 3 नियम, उस नियम को जान लीजिए, प्रथम नियम, द्वितीय, तृतीय। प्रथम नियम कहता है कि जड़त्व का नियम, दूसरा संवेग का नियम, तीसरा क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। तो यहाँ पे आपसे पूछा ही क्या था, आपसे पूछा था क्रिया प्रतिक्रिया वाला नियम, और पूछा था किसका ये है, तो न्यूटन का थर्ड लॉ है। बाकी दोनों नियम आपको हमने यहाँ पे बता दिया है। अगला पॉइंट है कि जो एक ऐसा संचरण का प्रकार बताइए जिसमें जो है माध्यम की आवश्यकता ना हो, तो विकिरण। विकिरण को ध्यान दीजिए कि एक ऐसा संचरण है ऊर्जा का प्रकार जिसमें आपको माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, यानी माध्यम बिना माध्यम के ही विकिरण से आपकी ऊर्जा का स्थानांतरण हो जाता है। बाकी संवहन है, चालन है, उसके लिए आपको माध्यम की आवश्यकता पड़ेगी, लेकिन जो आपका विकिरण है इसको ध्यान रखिएगा, इसके लिए आपकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगला पॉइंट ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और पाई जो मेसन है और क्वार्क ये दिया था, इसमें पूछा था कि मूलभूत जो कण है कौन सा मूलभूत कण है, तो इसमें ध्यान दीजिएगा जो मूलभूत कण होगा वो आपका क्वार्क होगा। कौन सा, क्वार्क। क्वार्क के बारे में जानिए, और उससे पहले पॉइंट यहाँ ध्यान रखिएगा, पाई मेसन डिस्कोज जो है HU का हवा ने किया था, ये इंपॉर्टेंट है, अलग से आपको बता रहे हैं, कई बार ये पूछा जा चुका है अलग अलग परीक्षाओं में। और यह एक अस्थायी मूल कण है। पाई मेसन क्या है, तो ध्यान दीजिएगा एक अस्थायी मूल कण है, और जो मूलभूत कण होते हैं उनको 2 वर्गों में बांटा गया है, जिसमें एक जो है आपका क्वार्क है और दूसरा लेप्टॉन है। क्या है, क्वार्क और लेप्टॉन। तो क्वार्क यहाँ पूछा जा चुका है, अगली बार के लिए हो सके तो ये लेप्टॉन जो है आपसे पूछ ले, तो दोनों पॉइंट को ध्यान रखिएगा, और इस पॉइंट को भी कि एच युकावा ने पाई मेसन भी खोज की थी। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला पॉइंट क्या था, तो स्टेनलेस स्टील में जो है लोहे के साथ क्या मिलाया जाता है, जो स्टेनलेस स्टील बनाई जाती है उसके लिए उसमें लोहे के साथ उसमें मिलाया जाता है क्या, क्रोमियम को। किसको,
तो साथ ही ध्यान दीजिए क्रोमियम को मिलाया जाता है स्टेनलेस स्टील में और उसके साथ साथ 1-2 मेटल और मिलाए जाते हैं, लेकिन जो है यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्रोमियम सही उत्तर हो जाएगा। अगला एक बहुत छोटा सा पॉइंट प्रश्न के रूप में पूछा जाता है कि नाभिक का जो आकार है वो किस कोटि का होता है। नाभिक है जो आपका, उसका आकार किस कोटि का होता है, तो 1 × 10⁻15 मीटर के कोटि का होता है। तो ये एग्जैक्ट इसी तरीके से आपके ऑप्शन में 4 ऑप्शन दे देगा, 1 × 10⁻6 दे देगा, -10 दे देगा, इस तरीके से। तो ये कोटि एग्जैक्ट याद रखिएगा। अगर सेंटीमीटर में दे तो उस हिसाब से यहाँ पे चेंज हो जाएगा, है ना, लेकिन मीटर में ही ज़्यादातर पूछा जाता है। तो ये पॉइंट आपको देती जैसे ही फैक्ट के तौर पे याद रखिएगा। अगला पॉइंट पूछा था, कह रहा है कि कांच को जो है गहरा नीला रंग प्रदान करता है। कांच अगर है तो उसको गहरा नीला रंग कैसे उसको मिलता है, तो कोबाल्ट ऑक्साइड के द्वारा। किसके द्वारा? कोबाल्ट ऑक्साइड के द्वारा, ध्यान दीजिएगा। और इसके साथ कुछ अन्य पॉइंट्स हम आपको यहाँ पे डिस्कस कर दे रहे हैं, जैसे कि देख लीजिएगा। अब यही देखिए PYQ का आपका यही अलग से नोट्स है। आपसे एक बार पूछ लिया कि इस नीला रंग बनता है, तो उससे रिलेटेड अगर आप थोड़ा सा ध्यान देके तो आपको मिले कह रहे अन्य भी तो कलर बनते हैं, उन कलर को भी यहाँ पे हमने आपको नोट करा दिया। जैसे कि फेरिक ऑक्साइड, इसको मिलाने से क्या बनेगा, भूरा रंग बनेगा। क्रोमियम ऑक्साइड जो है ये क्या रंग प्रदान करेगा, तो उसको हरा रंग प्रदान करेगा। तो ध्यान दीजिए, गहरा नीला रंग तो पूछ लिया है, अगली बार ये सके तो इनमें से कोई प्रश्न आपसे पूछ ले। क्यूप्रिक ऑक्साइड आप जब उसको उस मिक्स करेंगे तो मिलेगा कुछ चटक लाल बन मिलेगा। कैडमियम सल्फाइड अगर उसमें मिलेगा तो क्या बनाएगा, नींबू जैसा आपको पीला रंग देगा। तो ये पॉइंट को ध्यान रखिएगा। कांच को जो है गहरा नीला रंग तो कोबाल्ट ऑक्साइड देगा, और बाकी जैसे भूरा रंग हो गया, हरा रंग, लाल चटक लाल रंग कह लीजिए, पीला रंग, ये कंपोनेंट आपको जो है मिलाने से सब देगा। तो ये इंपॉर्टेंट है। इस तरीके से नोट्स में आपको जब वैल्यू एनरिचमेंट करेंगे तो चीज़ें आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगी। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला पॉइंट क्या कह रहा है। कह रहा है विषाणु जनित रोग है, ठीक है। तो उसमें पॉइंट एक दिया था कि ऑप्शन में क्या पे जीवाणु वाला रोग दे दिया था। तो खसरा, रेबीज, पोलियो और जीवाणु जनित रोग यानी बैक्टीरियल डिजीज आपका क्षय रोग, TB, ये 4 ऑप्शन था। तो उसमें पूछा था कौन सा एक विषाणु जनित नहीं है, तो आपका ये ऑप्शन में आता क्षय रोग जो है, TB आपका क्या हो जाता कि जीवाणु जनित रोग। तो इसी तरीके से देखिएगा, जो एक जीवाणु जनित रोग विषाणु वाले के दोनों बैक्टीरियल और वायरस से जो डिजीज है उनको आप एक बार अच्छे से रट जाइएगा, ठीक है। यहाँ से प्रश्न बनते हैं, देखिए एक तो डिजीज से एक प्रश्न बनता है, उसके बाद से एक विटामिन से प्रश्न बनता है, ठीक है। ये 2 पॉइंट ऐसे यहाँ से प्रश्न आपको देखने को मिलता है। इसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। आगे बढ़ेंगे, देखें अगला पॉइंट। देखिए इसी तरह पूछा विटामिन से, कह रहे विटामिन जो सूर्य के प्रकाश में त्वचा में बनता है, तो आपका कोई और विटामिन है। विटामिन D का निर्माण जो सूर्य के प्रकाश में होता है, तो और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। विटामिन से रिलेटेड कुछ पॉइंट आपको बताएं कि विटामिन के कमी से होने वाले रोग देख लीजिएगा। उसके साथ साथ विटामिन के जो अलग अलग नाम है वो नाम देख लीजिएगा। क्या जो फल या फ्रूट्स लेने से कौन से विटामिन मिलती है ना, वो चीज़ें ध्यान रखिएगा। सोर्स क्या होता है विटामिन का, वो सब चीज़ ध्यान रखेंगे। किस तरीके से घूम फिर के इन्हीं 3-4 पॉइंट से प्रश्न आपको देखने को मिलता है। अगला पॉइंट है, कह रहा है कि जीवमंडल एक तंत्र है, ठीक है। जीवमंडल क्या है, एक तंत्र का उदाहरण है सिस्टम का, और इसके कुछ मौलिक संगठक है। तो जैसे कि उसमें जैविक संगठक है, अजैविक संगठक है और ऊर्जा संगठक है, ठीक है। ये 3 से निर्मित होता है। जैव मंडल का जो एक तंत्र बनता है वो कैसे बनेगा, तो आपके 3 संगठनों से मिलकर बनेगा, जिसमें जैविक संगठक, अजैविक और ऊर्जा संगठक शामिल होते हैं। उसके बाद से कह रहा है कि जैविक और अजैविक संगठनों के बीच जो है बिचौलिया का कार्य कौन करता है। तो ध्यान दीजिएगा, ये उत्पादक है। कौन है, ये उत्पादक है जो क्या करता है, उनके बीच बिचौलिया का काम करता है। इसको ध्यान रखिएगा। ये सिंपल वन लाइनर में आपसे पूछ लिया गया प्रश्न है और ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कि जैविक और अजैविक संगठनों के बीच कौन सा बिचौलिया का काम करेगा, तो उत्पादक करेगा। अगला पॉइंट है कि वायुमंडल की जो ओजोन परत है उसका क्षरण हो रहा है, तो उसका कारण आप सभी जानते हैं, कई बार ये पूछा प्रश्न है। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC जो है इसका कारण है। वायुमंडल की जो ऊपरी परत में ओजोन है उसका जो डिप्लेक्शन हो रहा है, उसका कारण मेनली यही गैस है जो रेफ्रिजरेटर वगैरह से, AC वगैरह से ये निकलता है। एक यहाँ पे समझौता याद रखिएगा, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ठीक है, ये इसी से रिलेटेड है। ओजोन क्षरण परत ये देख रेख के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आया। कमेंट करके जरा बताइएगा कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब आया, इसका ईयर हम आपसे जानना चाहते हैं, ठीक है। तो देखते हैं कितने लोगों को ये चीज़ याद है। कई बार EPPCS में भी पूछा हुआ प्रश्न है इस तरह के प्रोटोकॉल समझौते, और इस पर हमने क्लास भी ले रखा है। प्रमुख जो है सम्मेलन समझौते पर्यावरणीय, वो क्लास होगी। जो लोग पुराने होंगे अगर क्लास रेगुलर कर रहे हैं उनके चीज पता हो तो जरा सा साथ ही एक बार कमेंट जरूर कीजिएगा। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का ईयर आप बताइएगा, ठीक है। ईयर कमेंट करके
बताइएगा। आगे बढ़ते हैं, देखेंगे अगला पॉइंट। अगला पॉइंट क्या है, देखिए फिर से एक इम्पोर्टेंट पॉइंट, प्रमुख हरित गृह गैसें, ग्रीन गैसें, ग्रीन हाउस। इसमें कौन कौन सी 4 गैसें दे दिया था, कहा था कि इसमें से कौन सी गैसें जो ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो देखिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड आपका ग्रीन हाउस गैस, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन भी आपका इसी में है, CFC, और जलवाष्प, उसके साथ साथ ओजोन, ये सब क्या है, ग्रीन हाउस गैसें हैं। ऑक्सीजन को ध्यान रखिएगा, ऑक्सीजन इसमें शामिल नहीं है। यही ऑप्शन में आपका दिया था, 4 ऑप्शन में 3 ऑप्शन ग्रीन हाउस गैसेस का दिया था और एक ऑप्शन जो है आपका दे दिया था ऑक्सीजन। पूछा था कौन सा जो है ग्रीन हाउस गैस इसमें से नहीं है, तो कौन सा हो जाएगा ग्रीन हाउस गैस नहीं है, ऑक्सीजन आपका तो नहीं है, लेकिन इसके साथ साथ जो अन्य और गैस हैं वो सारे गैस हम आपको यहाँ मेंशन कर दिए हैं। और ये आपको हम शॉर्ट नोट्स वाली भी क्लास में भी ये आपको प्रोवाइड करा चुके इस तरह के पॉइंट्स। देखिए साथियों, एक होता है कि पूरे सिलेबस को पढ़ना, ठीक है, पूरे सिलेबस को तैयार करना और अपना प्रॉपर क्लास करना, नोट्स बनाना। एक होता है एग्जाम ओरिएंट, मतलब पढ़ तो सभी रहे, सिलेक्शन सिर्फ कुछ ही का होगा। तो उसके लिए क्या है कि आपको थोड़ा सा स्मार्ट तरीके से समझना पड़ेगा, प्रश्न कहाँ से पूछ रहे, कौन जैसे टॉपिक्स है। एक बार कई लोग होता है कि रिवीजन करने बैठे, सपोज मान लीजिए कि एंशिएंट लेके बैठे, प्राचीन इतिहास, आप शुरू से लेके एकदम पाषाण काल के लेके पूरा एकदम पढ़े जा रहे हैं लगातार। अरे कम से कम जिस परीक्षा का आप एग्जाम देने जा रहे हो उसमें देखो किस किस पॉइंट से ज़्यादातर प्रश्न अब तक पूछे गए हैं और कौन से पॉइंट्स बच रहे हैं, कहाँ से पूछा सकते हैं। तो उस तरीके से सेलेक्टेड पढ़िए। बहुत ज़्यादा अगर जाएंगे अब लास्ट टाइम रिवीजन के लिए तो आप दिक्कत में आ जाएंगे। प्रोजेक्ट एलिफेंट के बारे में देखिएगा, कहने का मतलब यह है कि आप सिलेक्टेड जो कुछ जो पहले है उसको तैयार कर लीजिए, फिर समय बच रहा है तब डिटेल में जाइए। इस बात को मेरे समझिएगा। ऐसा नहीं कि आपको पढ़ने से मना है, लेकिन पहले वो चीज़ें तो पढ़ लीजिए जहाँ से प्रश्न पूछने की संभावना है, जो इंपॉर्टेंट है उसको पढ़िए जहाँ से प्रश्न बन रहे हैं। तो प्रोजेक्ट एलिफेंट के बारे में देखिएगा, कुछ जो स्टेटमेंट दिया हुआ था, फैला जाने प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में ये शुरू हुआ था और ये केंद्र प्रायोजित योजना है। क्या है, केंद्र प्रायोजित एक योजना है। उसका एक लक्ष्य भी था कि मानव और हाथी के बीच जो टकराव हो रहा है उसकी समस्या को कम करे और पर्यावरण और जो पर्यावरण वन मंत्रालय है इसके द्वारा इसको लागू किया गया था। अब इस तरीके से देखिए, प्रोजेक्ट एलिफेंट है, टाइगर है ना, वन्य जीव संरक्षण है, उसके साथ साथ और भी है प्रोजेक्ट गैंडा, ये सब जो है इनका सब एक जगह पे लिस्टिंग होनी चाहिए। इसका नोट जबकि हम आपको शेयर कर चुके हैं एक पेज पे लिख के पूरा, कि सारे के सारे आपको एक जगह पहुंची। जो लोग टेलीग्राम पे के, ये टेलीग्राम जो चैनल आप जिससे जुड़े हुए हैं या फिर जो लोग नहीं जुड़े वो जुड़ जाएं, और ये यूट्यूब चैनल, यहाँ पे आपको कोई भी चीज़ें इरेलीवेंट नहीं दी जाएंगी। इतना समझिए कि जो क्लास आ रही है, एक एक क्लास टेलीग्राम का पे एक एक पोस्ट अगर आप मिस कर रहे हैं तो सब आपके परीक्षा के प्रश्न है, कहीं ना कहीं यहाँ तो प्रश्न पूछे गए हैं तो वहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इस चीज़ का एकदम ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर हम कोई भी चीज़ आपको ऐसा नहीं देंगे जिससे आपका समय नुकसान हो या आपके लिए वो हेल्पफुल ना हो। तो हर एक चीज़ जो आप वहाँ पे दे रहे हैं वो सब आपके लिए काम की चीज़ है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा और एकदम निश्चिंत होकर जितना दे रहे हैं उसको तैयार करते चलिएगा, चाहे टेलीग्राम पे जो शॉर्ट नोट्स दे रहे हैं या फिर यहाँ पे जो क्लास ले रहे हैं। आप परीक्षा बाद आके खुद एक बार आके मिला लीजिएगा कि बाकी जो लोग पेड कोर्स से चला रहे हैं ये पढ़ लो वो पढ़ लो उसमें, और ये जो एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट है इसमें जो टीम आपके लिए काम कर रही है वो खुद अपने आप में इस परीक्षा को दिए हुए पास किए हुए लोग हैं, मेंस लिखे हुए बीपीएसएस का, बिहार पीसीएस का मेंस लिखे हुए लोग हैं, तो उनका एक अपना अनुभव है इस फील्ड में। तो वो लोग आपके लिए कंटेंट तैयार कर रहे हैं, देख रहे हैं कैसे क्या चीज़ें हो सकती है कम समय में। तो आई होप कि आप लोग की चीज़ें समझ में आ रही हैं जी, तो आप लोग इस चीज़ को अच्छे से फॉलो कीजिएगा। अगला पॉइंट कह रहा है, भारत सरकार ने नॉर्वे गवर्नमेंट के साथ मिलकर एक जैव विविधता नीति जो है और कानून केंद्र की स्थापना की है। तो कहाँ पर, चेन्नई में। ये पॉइंट आपको चेन्नई में मिलेगा, है ना। भारत सरकार, और ये ध्यान रखिए कई बार इसे पूछ लेगा कि जैव विविधता नीति और कानून केंद्र की स्थापना जो है चेन्नई में भारत में किसके साथ मिलकर की है, तो नॉर्वे गवर्नमेंट के साथ। ये गवर्नमेंट का भी नाम याद है, नॉर्वे सरकार, आपको ध्यान में रखना है। अगला पॉइंट देखिएगा कि लखनऊ से संबंधित कई स्टेटमेंट दिया था। लखनऊ जो वर्तमान में दिख रहा है आपको, इस लखनऊ महानगर की स्थापना नवाब आसफुद्दौला ने किया था। कब, 1775 ईस्वी में। दोनों पॉइंट याद रखिएगा, ये नाम भी और ये डेट भी। कब किया था, 1775 में। ब्रिटिश काल में सर हार्टफोर्ड जो बटलर है इसने जो है क्या किया था, इसको सुगठित विकास पर ध्यान दिया, मतलब इसके सिस्टमेटिक डेवलपमेंट पे इसको उस पर ध्यान दिया था हार्टफोर्ड बटलर ने। और ये स्टेटमेंट में आपको प्रश्न पूछा जा चुका है। उसके बाद से इसमें एक पॉइंट है, अगला पॉइंट, उत्तर प्रदेश की वो जनजाति जो दीपावली को जो है सूप के रूप में मनाती है। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि स्पेशल जनजाति से संबंधित ये प्रश्न है। तो देखिएगा, थारू जनजाति, कौन सी जनजाति, थारू जनजाति है जो आपके दीपावली को जो है सूप के रूप में मनाती है। और इनका संबंध जो है ये किरात वंश से है। ये राजस्थान से आई हुई जनजाति है और इनका संबंध किससे, किरात वंश से है। तो ध्यान दीजिएगा, है ना, ये इंपॉर्टेंट रहेगा कि इस वजह से इनका संबंध है।
अगला पॉइंट है, कह रहा उत्तर प्रदेश में नॉलेज पार्क की स्थापना कहाँ की जाएगी या किया जा रहा है, तो ग्रेटर नोएडा में। कहाँ पे? ग्रेटर नोएडा में। देखिए यूपी स्पेशल से आपके आरओ में 10 से 12 प्रश्न हर साल देखने को मिल रहे हैं। और साथ ही बता दें यूपी स्पेशल के लिए हम इतना अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करें तो परीक्षावाड़ी बुक समय को कंप्लीट करा रहे हैं चैप्टर वाइज। प्लेलिस्ट बनी होगी, जो साथी नहीं देख रहे जाके क्लास के ऊपर आप देख डालिए, देख के उसका नोट्स बना ली। अगर उससे बाहर आपको कहीं प्रश्न देखने को मिल जाएगा तो फिर आके आप पढ़िएगा, क्योंकि वो बुक से आपको हम इम्पोर्टेंट उसके नोट्स भी पढ़ा दे रहे हैं, क्वेश्चन भी करा दे रहे हैं। और इसके बाद अभी एक और बुक है उसको करा देंगे, YCT करके है, यूथ कंपटीशन की जो बुक है, उसमें उत्तर प्रदेश के जितने एग्जाम में प्रश्न पूछे गए उसको भी चैप्टर वाइज करा देंगे। अभी समय बहुत है, घबराना बिल्कुल नहीं है। आप धीरे धीरे साथ मिलकर चलते रहेंगे, जितना आप यहाँ बता रहे हैं उतना पढ़ते चलिए, आपका धीरे धीरे आराम सारा टॉपिक तैयार हो जाएगा। जो लोग टॉपर हैं, जो लोग परीक्षा पास करते हैं, कुछ अलग से नहीं करते, हाँ कंसिस्टेंसी उनकी बनी रहती है, लगातार प्रयास करते हैं। जो एक जगह से कहीं अपना एक सोर्स सेलेक्ट कर ले तो उसी को बार बार पढ़ते हैं। अभी आप धीरे धीरे करेंगे, 5-6 लेक्चर हो गया यूपी स्पेशल का, आने वाले 4-5 दिन हफ्ते दिन में आपका पूरा यूपी स्पेशल कंप्लीट हो जाएगा। तो आप देखेंगे आप इस स्थिति में होंगे 10 से 12 क्वेश्चन आपके मुमकिन होंगे, वहाँ से आपका गलत होगा ही नहीं। चाहे कोई भी टेस्ट सीरीज लगाइएगा, QIQ लगाइएगा, किस तरीके से कोशिश कर रहे हैं आपके लिए। आप भी जुड़िए, सहयोग कीजिए और जितना हो सके अपने साथी तक इसको शेयर कीजिए, है ना। और जो लोग अभी तक लाइक नहीं किए एक बार लाइक कर दीजिए, जिसमें आपका तो कुछ जाता नहीं है, उससे ये होता है कि इंप्रेशन बढ़िया जाता है। जो लोग आते हैं देखते हैं, अच्छा कमेंट रहता है, समझते हैं हाँ क्लास कैसी है, जो बाद में लोग देखते हैं उनके लिए वो हेल्पफुल होता है। इस चीज़ का भी आप लोग ध्यान में रख के चलिएगा। बायोटेक्नोलॉजी पार्क है लखनऊ में, कहाँ पे? लखनऊ में है। केंद्रीय अंतर्देशीय जो मत्स्य अनुसंधान संस्थान आपका कहाँ पर? तो प्रयागराज में। कहाँ पर? प्रयागराज में। इस तरह से प्रश्न पूछता है और अक्सर प्रश्न पूछेगा मिलान करने वाले में भी। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिएगा, उत्तर प्रदेश में कृत्रिम अंग निर्माण निगम जो है कहाँ पर है? कि ये आपके कानपुर में है। इसकी स्थापना जो है 1972 में होती है। कब होती है? 1972 में इसकी स्थापना होती है। कह रहा है कि आल्हा एक लोकप्रिय संगीत है, किस क्षेत्र का है? ध्यान दीजिएगा, बुंदेलखंड का है। कहाँ का है? बुंदेलखंड का। भी कल या परसों हमने यहाँ पे क्वेश्चन टेलीग्राम पर आपसे पूछा था। ये भारत में मेथा तेल उत्पादन में उत्तर प्रदेश का योगदान कितना है? तो साथी देखिएगा 85% का यहाँ योगदान है। अगला फिर से मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो वाराणसी में। अब देखिएगा यहाँ पर एक ये वाराणसी वाला सब्जी अनुसंधान संस्थान, उसके बाद ये कृत्रिम अंग निर्माण कानपुर, अंतर्देशीय प्रयागराज, बायोटेक्नोलॉजी पार्क लखनऊ और ये नॉलेज पार्क, ये 4-5 इतने इंपॉर्टेंट है। अल्टरनेट ईयर में आपको उत्तर प्रदेश की परीक्षाओं में देखने को मिल जाएंगे। इन सबको एज इट इज आप नोट्स बनाते चलिएगा और जितना है उसको बार बार रिवीजन कीजिए, प्रैक्टिस करते चलिएगा। आपका प्रीलिम्स एकदम से नहीं रुकेगा। और करंट अफेयर के लिए तो एकदम से जुड़ना ना भूलिएगा, जितने सेशंस हम करा रहे हैं, है ना, उतना अगर आप तैयार कर लेंगे तो नो डाउट आपका प्रश्न गलत नहीं होगा। अभी एक और काम चल रहा है करंट अफेयर पे, जो स्पेशल सिर्फ RO उसमें सिर्फ स्टेटमेंट वाले प्रश्न पे प्रश्न बन रहे हैं। पूरे महीने के करंट अफेयर को कवर करते हुए आयोग के नए पैटर्न को क्लास को डिजाइन किया जा रहा है। बहुत जल्द आपको क्लास देखने को मिलेगी। एक क्लास उसकी हो चुकी है, ठीक है। बहुत जल्द सारे मंथ वाइज इसको हम आपको क्लास उसको भी परीक्षा से पहले कंप्लीट करा देंगे। और वहां से करने के बाद से पेपर बाद अब आप आके खुद मिलाइएगा, प्रश्न आपको वहां से देखने को मिल जाएगा। आगे बढ़िएगा, देखिएगा अगला प्रश्न क्या कहा था। इसमें औद्योगिक क्षेत्र दिया था और संबंधित जिला दिया हुआ है। इसमें क्या पूछ रहा है? सुरमा उद्योग, तो कहाँ पर आपका? बरेली। ब्लैक पॉटरी उद्योग मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, निजामाबाद, ये आजमगढ़ से रिलेटेड है। कत्था उद्योग की बात करेंगे तो ये भी आपका बरेली। बांसुरी उद्योग आपका पीलीभीत हो जाएगा। प्लाईवुड आपका सहारनपुर और 1-2 जिले और है सीतापुर वगैरह करके, लेकिन मेनली आपका यहाँ पे क्या है? सहारनपुर, ठीक है। तो ये सारे औद्योगिक क्षेत्र और संबंधित जिला अक्सर प्रश्न यहाँ से देखने को मिल जाता है। फिर इसी तरीके से 2-3 पॉइंट और है, सूची 1 सूची 2 करके। चीनी मिट्टी के बर्तन आपका खुर्जा, ठीक है, बहुत बार ये नाम सुना होगा अगर PYQ आपने लगाया होगा तो। पीतल का जो आपका है पीतल नगरी मुरादाबाद जानी रहे, इस पे भी आपका स्टेटमेंट वाला प्रश्न बन चुका है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन उत्तर प्रदेश का पहला बार ये बना था उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मुरादाबाद, PYQ में भी आपको पढ़ाए हैं। शीशा के लिए शिल्प जो कृति है, शीशा से संबंधित आपका फिरोजाबाद, कांच की चूड़ियाँ वगैरह नाम सुना होगा। ये सारे पॉइंट्स है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला कह रहा है उत्तर प्रदेश राज्य चर्म विकास एवं विपणन निगम लिमिटेड स्थित है, तो कहाँ पर? आपके आगरा में। राज्य का जो चर्म विकास एवं विपणन निगम लिमिटेड है कहाँ स्थित है? तो ध्यान दीजिएगा आगरा में स्थित है। और इसकी स्थापना जो है 1974 में होती है। कब होती है? 1974 में इसकी स्थापना होती है। अगला पॉइंट कह रहा है कि इसमें पूछा था महाकुंभ मेला जो है प्राय कितने वर्ष बाद आयोजित किया था? तो 12 वर्ष बाद अभी हाल फिलहाल महाकुंभ हुआ। इससे भी प्रश्न बनने की पूरी संभावना है। महाकुंभ के इतिहास से लेके और करंट में क्या क्या चीजें रही हैं, किस तरह से इस प्रोग्राम को आयोजन किया गया है,
आने वाले जो परीक्षाएं हैं उसमें महाकुंभ से रिलेटेड आपको प्रश्न देखने को मिल जाएगा। इवन दो जो आपका यूपीपीसीएस मेंस होने जा रहा है उसमें भी आपको कहीं न कहीं एसए में या फिर आपके जीएस के पेपर में इस महाकुंभ पे आपको एक प्रश्न देखने को मिल जाएगा, इतना तो श्योर रहिएगा। अगला प्रश्न कह रहा है राज्य दिया हुआ है और स्थापना वर्ष, तो ध्यान दीजिएगा नागालैंड आपका 1963, झारखंड आपका सन 2000, तेलंगाना 2014, सिक्किम 1975। दो तरीके से यहाँ प्रश्न पूछता है, एक तो आप ऐसे देकर मिलान करने के लिए देगा तो ABCD मिलान कीजिए, और एक होता है आपका क्रम में अरेंज कीजिए, काल क्रम में, यानी आपको ये नहीं देगा, ये वाला बॉक्स आपको हटा देते हैं, ये नहीं देगा, आपको सिर्फ ये नाम दे रहा है कि इसको अरेंज करना रहेगा। तो कैसे अरेंज करेंगे, जब आपको डेट मालूम रहेगा तब आप अरेंज कर पाएंगे। तो पहले पौन बना उसके बाद से पौन बना। अगर इसका क्रम हम बनाएं तो क्या बनेगा, आपका नागालैंड पहले बनेगा 63, फिर आपका सिक्किम बनेगा, फिर आपका झारखंड बनेगा, फिर चौथे पे आपका क्या बनेगा, तेलंगाना बना। तो इस तरीके से प्रश्नों को करने की प्रैक्टिस करते रहिएगा। अगला पॉइंट प्रश्न के रूप में क्या, समाचार पत्र और उसके प्रकाशक को दिया हुआ है। कह रहा बंगाली समाचार पत्र तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी से संबंधित है। बंगवासी जोगेंद्र नाथ बोस, देखिए जो आपको एकदम नया लगेगा उसको तुरंत नोट कीजिए, पेन पेपर लेके बैठे तुरंत नोट कीजिए। क्लास करने का मतलब ही यही है, आपके साथ पेन पेपर होना चाहिए। अगर ये काम आप नहीं कर रहे हैं तो सिर्फ अपना टाइम पास कर रहे हैं, आपको लग रहा है क्लास सुन लेंगे हो जाएगा, तो नहीं, वो आप तब कीजिएगा जब एक बार आप इसको करके क्लास नोट्स बना लिए रहेंगे, तब दोबारा आप एक स्पीड बढ़ा कर सुन लीजिए, या फिर आपको चलते चलते कहीं हैं उस तरह से आप कर लीजिए। लेकिन पहली बार में ये गलती ना कीजिएगा। अगर आप सिर्फ क्लास कर ले रहे हैं, आपको लग रहा है कि आपका हो गया, तो इस गलतफहमी में ना रहिएगा दोस्त, आपके लिए बहुत घातक होगा। आप पढ़िए, नोट्स बनाइए, नोट्स आपके पास रहेगा तो उसको रिवीजन करेंगे तो पता चलेगा कितना आपने पढ़ा है कितना नहीं है। वंदे मातरम कह रहा है अरविंद घोष, क्या है वंदे मातरम, अरविंद घोष से रिलेटेड है। अमृत बाजार पत्रिका मोस्ट इंपॉर्टेंट पत्रिका मोतीलाल घोष के द्वारा, किसके द्वारा, मोतीलाल घोष के द्वारा। आगे बढ़ते हैं, देखता है अगला सूची, सूची 1 सूची 2 दिया हुआ, इसमें कह रहा है कि अष्टाध्यायी, तो ये पाणिनि से रिलेटेड है। महाभाष्य आपका पतंजलि, निरुक्त जो है यास्क से संबंधित है, और वर्तिका को अगर आप देखें तो कात्यायन, वर्तिका कात्यायन। देखिए दो तो आप इसमें बहुत इजीली याद होगा, आपका अष्टाध्यायी महाभाष्य पाणिनि पतंजलि वाला आप सबको याद होगा। ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये दो रिपीट होने के चांसेस, अक्सर लोग इसमें गलती करते हैं, निरुक्त और वार्तिका। ठीक है, तो अगले में ऑप्शन में मिला के आपको ये चीज दे दे तो नो डाउट कि आप इसको अगली बार से गलत नहीं कीजिएगा। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला फिर से सूची, ये वाला भी प्रश्न शायद हम आपको दिए थे। सूची 1 सूची 2 की स्तूप क्या है, तो सांची से संबंधित है। चित्रकारी आपका बाघ गुफा से। कनिष्क की सिर विहीन मूर्ति मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिएगा ये मथुरा में ही आपको मिलेगी। और दशावतार मंदिर, दशावतार मंदिर जो है आपका देवगढ़ में मिलेगा। क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है उत्तर प्रदेश के पर्यटन स्थलों में, है ना, देवगढ़ झांझ। अगला पॉइंट सही सुमेलित करने वाले में इंदु प्रकाश आपका MG रनाडे, इंदु प्रकाश आपका क्या है MG रनाडे। नेटिव ओपिनियन आपका क्या होगा, BN मंडलिक, क्या होगा BN मंडलिक हो जाएगा। और बॉम्बे क्रॉनिकल जो है फिरोज शाह मेहता, कौन, फिरोज शाह मेहता। इंडियन मिरर की बात करेंगे तो देवेंद्रनाथ टैगोर, क्या हो जाएगा साथियों, ये देवेंद्रनाथ टैगोर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। तो चलिए साथियों, ये था आपका कंप्लीट 2017 का मेंस का पेपर है, इसका शॉर्ट नोट्स। इसी तरीके से हम लोग जो कंप्लीट करते आ रहे हैं, हम बाकी थोड़ा सा और बचा है 10 का और 14 का कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद से प्रीलिम्स के पेपर को आपको करा देंगे। साथ ही लगातार जुड़े हुए हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और ये चीज़ इसलिए कह रहे हैं कि आपको इसका फायदा आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। आपको सारी क्लासेज यहाँ पे एग्जाम ओरिएंटेड दी जा रही हैं, और करंट अफेयर का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान इस परीक्षा में। तो साथियों, करंट अफेयर आप कहीं से भी पढ़ रहे हो लेकिन प्रैक्टिस जरूर कीजिए, और प्रैक्टिस हम लोग जिस तरीके से करा रहे हैं, जो नोट्स दे रहे हैं, है ना, वो आपको परीक्षा में सीधे सीधे हेल्प करेगा। तो जो साथी जुड़ना चाहते हैं वो टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाइएगा। और भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट जरूर कीजिए। बाकी सारी क्लासेस के लिए, रेगुलर अपडेट्स के लिए बने रहिएगा, क्योंकि चाहे यूपी स्पेशल की क्लासेस हो, टेस्ट सीरीज हो, सब अल्टरनेट आपको अब तो और क्लासेस बढ़ जाएगी। इवन तो हिंदी की भी क्लासेस शुरू हो गई हैं, वो भी क्लासेस आ रही हैं, तो जुड़ना ना भूलिएगा। और एक बार फिर से कहेंगे भाई कि अपने साथियों तक शेयर कीजिए, और जो आपके फीडबैक्स उसको देते रहिएगा। चलिएगा, मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।